अस्सलाम वालेकुम। सब सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ अवैस मंगलवाला और ख़ुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं इस बात से कि कभी कभी इंसान को कोई चीज़ बहुत बुरी लग रही होती है, फिर वो इंसान कोशिश करता है कि उस बुरी चीज़ के लिए, उस बुरी चीज़ को सही करने के लिए, या उस बुरी चीज़ से ताल्लुक़ छुड़ाने के लिए, या उस बुरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ इक़दाम करे। फिर वो इक़दाम करता है, लेकिन वो इक़दाम कभी कभी गले पड़ जाते हैं। इसकी एक मिसाल, इसकी एक हिकायत मैं आपको सुनाता हूँ। एक मरतबा जिस्म के ये जो सारे हिस्से हैं, जैसा कि सर, हाथ, पाँव, चेहरा, ज़बान, टांगें, इन सब ने आपस में एक मीटिंग बुलाई और डिस्कशन की। और वो डिस्कशन क्या थी कि भाई काम तो सारा हम करते हैं और एक जिस्म का हिस्सा है वो सारे फ़ायदे उठाता है, और वो है पेट, जिसको उर्फ़े आम में कहते हैं क्या, पापी पेट। तो ये पेट जो है ये तो सारे फ़ायदे उठा रहा है। इसका काम क्या है? खाना तो सारा इसके अंदर जा रहा है, यानी खा ये सब रहा है और काम कोई नहीं कर रहा। और काम कौन करता है? सारे हिस्से जिस्म के हम मिलकर काम करते हैं, लेकिन खाना इसे मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। तो अब यहाँ पर एक यूँ कहिए कि वो जो अलम बगावत होता है वो बुलंद हुआ, और तमाम जिस्म के हिस्सों ने ये फ़ैसला किया कि अब से हम कोई काम नहीं करेंगे, और कोई काम ना करने की वजह से हमने तय कर लिया है कि अब हम पेट से अपनी लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे। और चूँकि खाने ने भी ये कहा कि भाई जो हाथ है उसने कहा कि चूँकि खाना मैं उठाता हूँ और मुंह में डालता हूँ तो मैं अपना काम नहीं करूँगा। ज़बान ने कहा कि भाई मैं इस खाने का जायका नहीं चखूँगी। दांतों ने कहा कि हम इस खाने को चबाएंगे नहीं। और गले की इस नाली ने कहा कि अब मैं खाने को पेट में नहीं भेजूँगी। तो उन सब ने ये तय करके हड़ताल कर दी। अब जब उन्होंने ये हड़ताल की, और बिल्कुल वो जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानी स्टाइल में काम छोड़ दिए सारे और कुछ ना किया, तो उसका असर क्या हुआ कि वो जिस्म के सारे हिस्से खुद नातवा होते चले गए, खुद कमज़ोर होते चले गए। वो एक तरफ पड़े हुए तो थे, उनका कोई काम नहीं था, लेकिन जब कोई काम ना हुआ तो पेट के अंदर ग़िज़ा ना पहुंची। जब ग़िज़ा ना पहुंची तो उसका असर क्या हुआ? इन तमाम हिस्सों पर हुआ, और वो हिस्से खुद कमज़ोरी महसूस करने लगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि असल में हम जिसे बुरा कह रहे थे वो तो हमारा एक बहुत अहम हिस्सा है, हमारे जिस्म का एक, हमारे इस ग्रुप का बहुत अहम हिस्सा है। और कभी भी किसी हिस्से को बुरा कहकर या ये सोच कर कि ये तो कोई काम नहीं करता, उसे अलग नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान अपना ही होगा। इस छोटी सी बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अंदरूनी अनासिर और बैरूनी क़ुव्वतों के दरमियान गठजोड़ बेनकाब हो चुका। अवाम और फौज के रिश्ते को कमज़ोर करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज अज़ इम्कान नहीं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। जिना हाउस जलाओ घेराव केस, JIT ने इमरान खान को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं जहांगीर तरीन, ओन चौधरी और अलीम खान की मुलाकात, नई सियासी पार्टी बनाने पर इत्तफाक। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया। सूडान में इक़्तिदार पर कब्जे के लिए जारी फौजी धड़ों की जंग ने सूडान के मगरबी इलाके दारफुर को उजाड़ दिया। कराची में निगलेरिया से 3 अफराद जाँ बहक, हुकूमत की आवाम से एहतियात की अपील। भारत में सरेआम लड़की का कत्ल, दिल्ली ख़वातीन के लिए इंतहाई गैर महफूज इलाका करार, 20 साला कातिल लड़का गिरफ्तार। चीन के सबसे बड़े शहर और तिजारती मरकज़ शंघाई में मई के माह का गर्मी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। और कोसोवो में बल्दियाती इंतखाबात के बाद फसादात, 25 नेटो एहलकार ज़ख्मी। ये थी जी खबरें। 60 सेकंड न्यूज़। हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है। और कराची से एक तशवीशनाक खबर है, उस पर कराची वालों को ज़रा गौर करना चाहिए। निगलेरिया 3 लोग जाँ बहक हो चुके हैं निगलेरिया से, और सिंध हुकूमत ये कह रही है कि आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें ही एहतियात करनी है, और अपनी एहतियात खुद करें और अपने आप को खुद बचाएँ। तो उसके लिए जो भी मेजर्स आपको करने हैं वो कर ले। बाकी ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि जी मज़ीद क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आज़म की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान इस वक्त गए हुए हैं अमेरिका, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो एक कोर्स करने के लिए गए हैं। और वहाँ पर बाबर आज़म ने एक प्रोग्राम में शिरकत की
और बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने उनकी पजीराई की। अब बाबर आज़म जो है वो अमेरिका पहुँचने पर उन्हें बाल्टीमोर जो शहर है वहाँ पर मारूफ इस्लामी कन्वेंशन से ख़िताब की दावत दी गई और उन्होंने ये दावत कबूल कर ली और बड़ी तादाद में शुरका से उन्होंने उर्दू में ख़िताब किया और अपने ख़िताब के दौरान उन्होंने नौजवानों से ज़्यादातर गुफ्तगू की और बुनियादी तौर पर उन्होंने नौजवानों को सिखाया क्या। उन्होंने नौजवानों से ये कहा कि बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो उन्होंने इस बात का प्रचार किया। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि बड़ों की नसीहतों को गौर से सुना करें, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े अपने तजर्बे के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, तो आपने उनके तजर्बे से बहुत कुछ सीखना होता है। फिर बाबर आज़म ने एक और बात की, वो ये कि हमेशा हुसूल इल्म के लिए मुसलसल मसरूफ़ रहे। अब वो इल्म कोई भी चीज़ हो सकती है, वो इल्म कोई दुनियावी इल्म भी हो सकता है, कोई दीनी इल्म भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स का इल्म भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। बाबर आज़म का कहना यह था कि आपको इल्म के हुसूल के लिए मुसलसल मसरूफ़ रहना चाहिए। और बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान 31 मई से 3 जून के दौरान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक तालीमी प्रोग्राम है, उसके अंदर शिरकत करेंगे और हमारी बड़ी नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं। पाकिस्तान की टीम के ये 2 मायानाज़ खिलाड़ी और टॉप इन द वर्ल्ड इस वक्त जो रैंकिंग्स में हैं और कमाल खेलते हैं जी हमारी तरफ से। और हमें तो कभी कभी डर लगता है कि इतनी तारीफ़ हम कर रहे हैं तो कहीं नज़र ही ना लग जाए इन लोगों को, इन दोनों को। और वैसे क्रिकेट को तो खैर हम यूँ कहें कि बड़ी अच्छी टीम हो गई है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, वर्ल्ड कप का सिलसिला आगे क्या होगा। लेकिन हॉकी के अंदर भी एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, वो भी हम आपको बताते हैं। हॉकी वैसे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का कौमी खेल है और इसके ज़वाल के बारे में भी हम सब जानते हैं। बेसिकली यूँ कहिए कि जो हॉकी का ज़वाल है वो हमारे समाजी ज़वाल का आईनादार है। हॉकी का हाल इतना बुरा है कि कहीं से कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही थी और हमने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कोच और हेड कोच वगैरह वो चले गए थे, उन्होंने छोड़ दिया था। एक को तो 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली थी, गैर मुल्की जो थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो कि नेगेटिव हो रही थी। अब अगर इस पूरी नेगेटिविटी के दौर में कहीं से भी कोई अच्छी खबर आ जाए तो इंसान का दिल जो है वो उम्मीद से भर जाता है। और ओमान से ये एक अच्छी खबर आई है पाकिस्तानी हॉकी के हवाले से। ओमान में होने वाली जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और इस खबर पर तमाम पाकिस्तानियों के दिल बड़े खुश हैं। पाकिस्तान ने जापान के साथ जो मैच खेला आखिरी, उसमें पाकिस्तान ने जापान को 3-2 से शिकस्त दी और सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल वहाब ने 2 गोल किए, अरबाज़ अहमद ने 1 गोल किया। और इस फतह से एक और फ़ायदा भी हुआ है पाकिस्तान को, वो ये कि पाकिस्तान जो है उसकी जगह जूनियर वर्ल्ड कप में भी पक्की हो गई है। और ये जो वर्ल्ड कप है ये इस साल मलेशिया में मुनक्किद होना है। अच्छा, जो सेमीफाइनल है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान का सेमीफाइनल 31 मई को होगा और उसमें पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से होगा। तो हमारी दुआ है कि जी पाकिस्तान की जो टीम है, जो जूनियर टीम है, वो सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल भी जीते और अच्छी परफॉर्मेंस करे और पाकिस्तान में जो ये एक हॉकी का ज़वाल है, उस ज़वाल को किसी तरीके से हम उरूज में तब्दील करने में कामयाब हो जाएं। क्योंकि पाकिस्तान में हमने बहुत सारे खेलों का ज़वाल देखा है। हमने हॉकी का भी ज़वाल देखा, एक ज़माने में हम चैम्पियंस थे और सारी दुनिया हमारी तरफ देखती थी। और हमने फिर स्क्वाश का भी ज़वाल देखा पाकिस्तान में, वहाँ पर कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि हमें इस चीज़ को रिवाइव करना चाहिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कुछ ज़रा सियासत की। लेकिन सियासत में हो क्या रहा है वो हम सब देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं कि अब उनकी गिनती याद रखना भी मुश्किल हो गया है। उनमें से एक बड़ा नाम अबरारुल हक का है और अबरारुल हक जो है वो पीटीआई से जैसे ही उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया वो लंदन पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने कॉन्सर्ट किया और बड़े गाने वाने सुनाए जा रहे हैं। उनका काम है तो वो गए लंदन और उन्होंने खूब गाने सुनाए। अच्छा, अब इस कॉन्सर्ट के बाद जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया। पीटीआई के जो हिमायती लोग थे वहाँ पर, उन्होंने अबरारुल हक को घेर लिया। उन्होंने अबरारुल हक से तल्ख़ सवालात करना शुरू कर दी। एक हंगामा आराई की कैफियत वहाँ पर हो गई थी पैदा और इस दौरान उनके जो गार्ड्स थे और आवाम जो वहाँ पर थी उनके दरमियान थोड़ी हाथापाई भी हुई और फिर हंगामे के बायस इंतज़ामिया ने पुलिस को वहाँ पर बुलाया। पुलिस ने फिर अबरारुल हक को बहिफाजत वहाँ से रवाना कर दिया। उसके बाद अबरारुल हक ने ट्विटर पर इस वाक़े का इल्ज़ाम सहाफ़ियों और नून लीग पर आयद किया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि नून लीग के लोगों को एक और
साजिश कामयाब होने पर मुबारकबाद। अब ये सारी चीज़ जो है वो वैसे तो अबरारुल हक खुद बेहतर बता सकते हैं कि जी किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक साजिश से कनेक्ट किया। बुनियादी तौर पर शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये शायद नून लीग के लोग होंगे और वो आए होंगे और उन्होंने जो है वो हंगामा करने की कोशिश की होगी। बहरहाल ये तो एक अलग चीज़ है उनका मौक़िफ़। लेकिन अगर कभी भी मेरा ज़ाती मानना ये है कि अगर कभी भी कोई भी शख्स अपने ख़यालात तब्दील करता है या वो जिस पॉलिटिकल पार्टी में था उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाता है और वो आप उसके दिल का हाल नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ है, उसने किन बुनियादों पर ये फ़ैसला किया है और बेसिकली जो उसका चेंज ऑफ माइंड हुआ है वो क्यों हुआ है। लेकिन अब हो गया चेंज ऑफ माइंड। तो जब चेंज ऑफ माइंड हो गया तो एक इंसान का फ्रीडम है कि वो जिस तरह चाहे ज़िंदगी गुजारे और जिस तरह चाहे अपने नज़रियात रखे। आपको किसी के नज़रियात से इख्तिलाफ़ हो सकता है, आपको किसी के नज़रियात से इत्तफ़ाक़ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी के नज़रियात से इख्तिलाफ़ करते हैं तो आप इस तरह से उस पर हमला करने की कोशिश करें और हंगामा करने की कोशिश करें। ये चीज़ बड़ी गलत चीज़ है। अगर आपको किसी से इख्तिलाफ़ है तो इख्तिलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान से होना चाहिए, ज़ुबानी इख्तिलाफ़ किया जाए। सबसे अहम चीज़ यही है, महज़्ज़ब माशरों में यही होता है। अब महज़्ज़ब माशरे की एक और बात आपको बताते हैं और पंजाब की तरफ आपको लेकर चलते हैं। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ हो चुकी है और इतनी बड़ी आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए पुलिस का एक इदारा जो है बहुत अहम काम कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर है पुलिस का जो अमला है वो नाकाफ़ी है और इसीलिए हुकूमत पंजाब ने देही इलाकों में अब चौकीदारी का निज़ाम बहाल करने का फ़ैसला किया है। महकमा बल्दियात के मुताबिक हर गाँव में एक चौकीदार तैनात किया जाएगा। उसकी तनख्वाह होगी 20,000 रुपये माहाना और इन चौकीदारों की तनख्वाह जो है वो ज़रूरी टैक्स से हासिल होने वाली रकम से अदा की जाएगी। तकरीबन 20,000 के करीब देहात हैं पंजाब में और इन तमाम देहातों में माजी का जो चौकीदार सिस्टम था वो बहाल कर दिया जाएगा। जहाँ पर चौकीदार नहीं थे वहाँ पर नई भर्तियाँ की जाएंगी, जहाँ चौकीदार थे तो उन्हीं लोगों को वहाँ पर लेकर आएंगे। इसके अलावा उन्हें जो चौकीदार हैं उन्हें 2 एकड़ ज़मीन देने पर भी गौर किया जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर यूँ कहिए कि एक मिला जुला सा रुझान आया है इस खबर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत पुराना सिस्टम है, इसके आगे हमें बढ़ना चाहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नए तरीक़ाकार लेकर आने चाहिए सर्विलेंस के और सिक्योरिटी के। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी अच्छा है वो जो पुराने लोग थे जो काम कर रहे थे चौकीदार का उनको हमें दोबारा से नौकरियों पर रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब इस पर जो है वो आपका तबसरा आप सोशल मीडिया पर कर लीजिएगा कि क्या ये इक़दाम सही है या नहीं है। अब ज़रा एक साइंसी ख़बर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि जी साइंस क्या कहती है। साइंसदानों ने मुमकिना तौर पर उम्र के इजाफे से जिस्म पर मुरतब होने वाले जो असरात हैं उनकी रोकथाम का एक आसान हल तलाश कर लिया है और अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी है, वहाँ की एक रिसर्च है, उसमें ये बताया गया है कि भूख का एहसास उम्र के इजाफे से जो मुरतब असरात हैं उनकी रोकथाम का आसान तरीन तरीक़ा साबित हो सकता है। अब इस तहकीक में मक्खियों पर यह तहकीक की गई थी और मक्खियों को एक किस्म की जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं उनका बुनियादी तौर पर जायज़ा लिया गया था और इन मक्खियों को तहकीक का हिस्सा बनाने की वजह ये थी कि उनके जीन्स के 75% हिस्से इंसानों से मिलते जुलते हैं, बल्कि जो मेटाबॉलिज़्म है और उनका दिमाग भी ये मैमल्स जो जानदार होते हैं, ममालिया जानदार, उनसे मुमासलत रखता है। फिर तहकीक के दौरान इन मक्खियों को भूख का एहसास दिलाया गया तो उनकी उम्र में इजाफ़ा हुआ है। अब तहकीक में ख़याल ये ज़ाहिर किया गया है कि कभी ख़त्म ना होने वाली भूख के एहसास से जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की उम्र में कमी लाने वाले असरात को मुतहर्रिक करने में मदद मिल सकती है। और ये जो तहकीक है इसके दौरान इन मक्खियों को सिर्फ भूख का एहसास दिलाया गया था, खाने से दूर नहीं रखा गया था। अब ये किस तरीके से की जाती है तहकीक, ये ज़ाहिर एक बड़ा एक साइंटिफिक फ़िनोमेना है। जो मुहक्किकीन है उसके उन्होंने ये बताया कि हमने दरियाफ़्त ये किया कि मुनासिब ग़िज़ा की फ़राहमी के बावजूद ये एहसास करना कि हमें खाना नहीं मिल रहा, इसके उम्र में इजाफे से जिस्म पर होने वाले जो मनफी असरात हैं उनकी रोकथाम होती है। अब ये हम सब जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करते रहते हैं, उसमें खाना भी खाते हैं और उसके अंदर थोड़े फास्टिंग का भी होता है। तो ये फ़िनोमेना जो है वो हालिया बरसों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है, वज़न में कमी लाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो रहा है। और तहकीकी जो रिपोर्ट्स है उनसे ये मालूम हुआ है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत सारी चीज़ों में और मदद मिलती है और सेहतमंद ज़िंदगी का जो हुसूल है वो
मुमकिन हो जाता है। तो ये एक ऐसी अब तहकीक है कि साइंसदानों ने अब मक्खियों पे यूँ कहिए कि वो तहकीक की है, और इस तहकीक से उन्हें ये चीज़ें पता चली हैं कि जी अगर आपके अंदर एक हंगर का एहसास है तो आपकी उम्र ज़्यादा हो सकती है इससे। अब इसके रिज़ल्ट्स, क्योंकि साइंटिफिक जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं उनके रिज़ल्ट्स बहुत अरसे के बाद सही तरीके से हमारे पास आते हैं। ये इनिशियल रिसर्चेस होती हैं और इन इनिशियल रिसर्चेस की मदद से कुछ कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। उन कंक्लूजन्स की बुनियाद पर ये आपके सामने एक चीज़ आ जाती है कि जी ये हमारा रिसर्च पेपर है और ये कहता है। आगे बढ़ते हैं जी, आपको यूट्यूब की एक खबर देते हैं। अमेरिकी जो ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उसने स्टोरीज़ को अपलोड ख़त्म करने का ऑप्शन ख़त्म करने का ऐलान किया है। जो सपोर्ट पेज है यूट्यूब का, उसने इस ऑप्शन को ख़त्म करने की वजाहत करते हुए कहा कि यूट्यूब दीगर ऑपरेशंस को तरजीह देना चाहता है, जो दीगर उसके ऑप्शंस हैं, दीगर ऑपरेशंस हैं, और उसकी वजह से हम स्टोरीज़ वाले ऑप्शन को हटा रहे हैं। यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट्स, शॉर्ट्स, लाइव्स, इन तमाम चीज़ों को आजकल ज़्यादा तरजीह दे रहा है। और यूट्यूब के सार्फिन तकरीबन यूँ कहिए कि 26 जून की तारीख़ एक आई है उनकी तरफ से, 26 जून की तारीख़ के बाद स्टोरीज़ का फ़ीचर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब, उसने ये स्टोरी फ़ीचर 2017 में मुतारिफ़ करवाया था और अब ये ख़त्म किया जा रहा है। तो ये एक ऑप्शन है जो कि हमारे पास है इस वक्त यूट्यूब में, लेकिन अब वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अब एक और ऑप्शन आया है। दुनिया में बड़े अजीब से ऑप्शंस आते हैं। एक और ऑप्शन की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूँ, और ये ऑप्शन है कि ईट नाउ पे लेटर। और लेटर भी इतना लेटर कि मुकम्मल लेटर, यानी कि अभी खाएं और उसके बाद आप अदायगी मत करें। और अदायगी आपने कब करनी है? वो अदायगी करनी है आपने मरने के बाद। और ये एक कंपनी है जिसने ये एक अनोखी स्कीम का आगाज़ किया है। आप पिज़्ज़ा आज खाएं, मरने के बाद अदायगी करें रकम की। ये कंपनी का अनोखा प्रोग्राम है। और ज़ाहिर हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए उनका दिन नहीं चाहता है। एक कंपनी है जिसने ये सारा सिलसिला शुरू किया है, बाय नाउ पे लेटर, और ज़्यादा ही अनोखे अंदाज से इसको इस्तेमाल किया है। बेसिकली इन्होंने आगाज़ किया है अपने सिस्टम का कि पिज़्ज़ा ख़रीदने वाले सैकड़ों अफराद को पैसों की अदायगी मौत के बाद करने की पेशकश की गई है। न्यूजीलैंड की ये पिज़्ज़ा कंपनी है और इसकी जानिब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका नाम है आफ्टर लाइफ पे। आफ्टर लाइफ पे नामी ये प्रोग्राम है। उसके तहत न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 666 शहरियों को, 666 शहरी ऑस्ट्रेलिया के और 666 न्यूजीलैंड के, उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनने की पेशकश की गई है। और वसीयतों में उन्हें एक तब्दीली करनी होगी जिसके तहत उनके ख़रीद गए पिज़्ज़ा की कीमत लोगों से मौत के बाद ली जा सकेगी। ज़ाहिर है आप फिर उसमें नॉमिनेट कर देंगे कि भाई ये मेरा जो लवायकीन है, ये पिज़्ज़ा का जो जुर्माना है या पैसे हैं वो पेश करेंगे आपको मेरे मरने के बाद। अब बात करते हैं ज़रा मौसम की सूरत हाल के हवाले से कुछ डिटेल में। डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। चले तो अगर हमें कुछ थोड़ा सा आप गाइड कर दें कि ये जो मौसम है ये कुछ अजीब सी खबरें लेकर आ रहा है, बारिशों की सूरत हाल भी चल रही है और फिर अब हीट वेव का भी खदशा है आगे। यानी फ़िलहाल तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मतलब दर्जे हरारत जो है वो मामूल या मामूल से कम है, और इस वक्त भी मुल्क के वस्ती हिस्सों में गहरे बादल छाए हुए हैं। और आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान भी मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में, जिसमें पंजाब के ज़्यादातर हिस्से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर हिस्से, सिंध के बालाई हिस्से, इन इलाकों में भी आइंदा 2 से 3 रोज़ तक, थर्सडे मॉर्निंग तक चांसेस रहेंगे तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर झालाबारी का इम्कान भी है। सर कहाँ पर बारिशें होंगी और किस कदर जो ज़्यादातर फ़िलहाल कॉन्सेंट्रेशन वो पंजाब के ज़्यादातर हिस्से हैं। इस पे फ़िलहाल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पंजाब के जनूबी हिस्सों में है, लेकिन आज और कल पंजाब के जो वस्ती और बालाई हिस्से हैं, जिसमें ज़्यादातर इलाके रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जो हैं वो लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में आइंदा 2 रोज़ के दौरान जो है वो तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में भी और गिलगित बल्तिस्तान के भी ज़्यादातर इलाकों में भी आइंदा 2 रोज़ के दौरान तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश
और बाज़ मकामात पर झालाबारी की भी तवक्को है। तो सर इस साल किसी किस्म के सैलाबों का तो खतरा नहीं है? फिलहाल तो हम प्री मानसून सीजन से गुजर रहे हैं, गर्मियों का सीजन है और जो ऑनसेट होता है मानसून का, ख़ास तौर पे जुलाई और अगस्त के महीने में हमारे पास पीक रेनफॉल्स होती हैं मानसून की, और उस मौसम के अंदर हमें ज़्यादातर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो मानसून सीजन के अंदर हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ख़ास तौर पे फ्लैश फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड्स है, अर्बन फ्लडिंग है, इन तमाम अनासिर को जो है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी मानसून सीजन के अंदर। सही। और सर कराची में जो जून में हीट वेव का खदशा जाहिर किया गया है, वो हीट वेव किस कदर शदीद होगी? 44 से 50 डिग्री की एक एडवाइजरी जारी हुई है। फिलहाल तो जैसे कि मैंने अर्ज किया है कि मई के एंड तक, जो मई का एंड आ रहा है और जून के फर्स्ट वीक तक जो वेट स्पेल है, इसमें तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जो है वो दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक रहेंगे या बाज़ मकाम पर मामूल से कम भी हैं, ख़ास तौर पे मुल्क के जो वस्ती हिस्से हैं इनमें। लेकिन जून के सेकेंड और थर्ड वीक के अंदर जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं वो फिर राइज करना शुरू कर देंगे और उसमें फिर जो ओकेजनल हीट वेव्स के चांसेस रहेंगे। लेकिन फिर बाय द एंड ऑफ द जून फिर दोबारा प्री मानसून रेनफॉल्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और फिर जुलाई और अगस्त में फिर इसी तरह मानसून का करंट्स आने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स जो हैं वो किसी हद तक तो कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें फिर ह्यूमिडिटी का अंसर, हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फील लाइक टेम्परेचर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मेट ऑफिस से। और अभी तो मामला कुछ बारिशों वाला ही है, मतलब हर जगह पर अबर आलूद है, लेकिन जून के महीने में कराची में हीट वेव का खदशा जाहिर किया गया है और दर्जा हरारत 44 से 50 डिग्री तक चले जाएगा। तो उस हवाले से फिर कराची वाले जो हैं उन्हें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कराची में, सिंध में बल्कि 2015 में भी बड़ी शदीद हीट वेव थी और 700 के करीब लोग उसमें जाँ बहक हुए थे। और हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो भी उसकी एहतियाती तदाबीर हैं हम पहले से उन पर अमल करना शुरू करें, उसकी तैयारी करना शुरू करें। नाज़रीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक बड़ी ख़ास आर्टिस्ट हैं और उन्होंने स्क्रैप से आर्ट बनाया है। अब ये कैसे बनाया है और क्या बनाया है ये आपको हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। घर की जो गैर ज़रूरी या जो पुरानी अशिया होती हैं उनको बाहर फेंक देना एक बड़ा मामूल की बात है, लेकिन ऐसी चीज़ों को तलाश करके उसे फ़न की शक्ल में ढाल देना ये एक गैर मामूली कारनामा है। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर सादिया फजल ने इसी गैर मामूली फ़न को अपनाया हुआ है और उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए स्क्रैप को आर्ट की शक्ल देने में महारत हासिल की है। डॉक्टर सादिया इस्लामाबाद में माहिर नफ्सियात हैं, पेंटिंग्स भी करती हैं और जो स्क्रैप है, कचरा जो है, उससे वो फ़न पारे तो बनाती हैं, लेकिन अपने मरीज़ों की आर्ट थेरेपी भी करती हैं और उनके जो तैयार किए गए फ़न पारे हैं और उसके कदरदान हर तरफ मौजूद हैं। मरीज़ों को किस तरीके से आर्ट से इलाज किया जाता है और कचरों को फ़न पारों में कैसे ढाला जाता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर सादिया फजल हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, अब ये तो एक बड़ी एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन हो गया जी। कि आर्ट और आर्ट से इलाज। हमने पहले वैसे तो देखा है कि भाई वो म्यूज़िक से कोई इलाज भी हो रहा है और मुख्तलिफ, लेकिन असल इलाज उसी वक्त होता है इंसान का कि जब उसे इंजेक्शन लगे, हाँ। जब उसे ड्रिपें लगे, जब वो दवाइयाँ खाए। एग्जैक्टली। तो पहले तो ये ज़रा इसका बताएं, ये स्क्रैप आर्ट क्या होता है, फिर इलाज पर भी आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आर्ट थेरेपी है ग्लोबली राइज है ऑलरेडी। ये कोई ग्लोबली तो राइज बहुत सारी चीज़ें है। जी बिल्कुल। और ये जो आर्ट है इसके पीछे एक साइंस है। अच्छा। जो कि साइंस ऑफ हैप्पीनेस करा के लाती है, जिसकी हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है, लेकिन इतना ही, हाँ जी बिल्कुल, इतना ही फुकदान है। मेरा जो फील्ड है प्रैक्टिस का वो लाइफस्टाइल मेडिसिन है। और जी जी बिल्कुल। और ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है इसमें मेरा बड़ा एक इंटरेस्ट भी है और ये इसका एक पार्ट है आपके कि इससे पहले कि आप किसी साइकेट्रिक इलनेस की तरफ जाएं तो आपकी जो अंदर की सलाहियतें हैं जो आपको स्ट्रेस से रोकने के लिए खुद अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, उनको उभार के इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो ये जो स्क्रैप आर्ट मैंने करना शुरू किया, इसके पीछे जो साइंस मैं आपको बता रही हूँ, साइंस ऑफ हैप्पीनेस या पॉजिटिव साइकोलॉजी की, ये जो स्क्रैप आर्ट है ये उस हैप्पीनेस के 5 कोर जो एलिमेंट्स हैं उनको पूरा करता है। उसको एक पर्मा मॉडल कहते हैं। हाँ, अच्छा, क्या हम ये कर सकते हैं कि अपने कॉलर्स से भी कॉल पे बात कर लें, वो अगर आपसे कोई इसके बारे में मशवरा लेना चाहे तो ले लें, है ना? ऐसा करें भाई, कॉल लाइन 4 लाइन भी इन कर दें जी। क्योंकि अब ये मेरा काम 3 एवेन्यूज़ में चला गया है। अब तो पेशेंट्स के साथ भी, पहले जो मैंने इनिशियली शुरू किया था अपने जो है लेट्स ग्रो टुगेदर एक एनजीओ है, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करती है, उस तरफ भी चला गया है काफ़ी सारा। तो मैं सबको तो ज़रा बताएं पहले, तो ज़रा वो सबसे पहले 3 डिटेल्स बताने से पहले थोड़ा हमें ये 3 चीज़ें भी बता दें। वो मैं आपको बता रही थी कि ये एक पर्मा मॉडल है। मेरी टीचर हैं डॉक्टर शगुफ्ता फ़िरोज़, वो तो हैप्पीनेस पे बहुत काम कर रही हैं। तो वो उनको मुझे बड़ी खुशी होती है, फिर मैं चाहती हूँ कि और लोग भी इस पे काम करें। तो हैप्पीनेस के 5 उसको पूरा करते हुए ये पॉजिटिव इमोशन, पर्मा मॉडल जो बताते हैं, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, क्योंकि मैं इस तरह की थेरेपी ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि सारे जो हैं घर वाले वो करें, और जो है इसमें मीनिंग आपकी किसी चीज़ के लिए वो, और अकम्पलिशमेंट, ये पर्मा मॉडल को पूरा करता है। अच्छा जी, स्क्रैप ही क्यों? क्योंकि स्क्रैप मेरी एक पेशेंट इस तरह आई और उन्होंने अपने ड्यूरेशन, जिस हम अपने पेशेंट से पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आई एम फीलिंग लाइक अ ट्रैश। तो ये चीज़ ना मुझे बड़ी हिट करी। मैंने कहा तो कि आपने कहा कि बस मैं अभी आपको सही करती हूँ। नहीं, मैंने कहा मैं ज़ुबानी उनसे बात करूँ, या ज़ुबानी उनको बताने के बजाय कुछ प्रैक्टिकली उनको करके बताऊँ। और मकसद भी यही होता है हमारी थेरेपीज़ का, क्योंकि आर्ट थेरेपीज़ मैंने पहले करवाती थी पेशेंट्स को, लेकिन ये जो है ना स्क्रैप जो घर में, मतलब कचरा तो हम, और ये स्क्रैप हम जिसको बिल्कुल फालतू चीज़ समझते हैं, और जब उन्होंने ये कहा तो वाकई आप यही समझते हैं ना कि एक ऐसी चीज़ है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो फिर मैंने इसी पर्मा मॉडल को लेके काम शुरू किया, और फिर ये जो स्क्रैप, जो गत्ते होते हैं, जो प्लास्टिक बताएं ये किस चीज़ से क्या बना हुआ है, ज़रा डिस्क्रिप्शन। हाँ, चलिए पहले इन्हीं की वो कर लेते हैं कि ये जो है जिस तरह ये मेरा ही पेंट बॉक्स था। पेंट बॉक्स यूज़ हो गया, फेंकने से पहले मैंने सोचा कि इसको कुछ कर लें। ये कैमरे की तरफ जरा तो ये एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर कुछ भी आप वो कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये कंटेनर दिखाएं पहले तो। ये लीजिए। अच्छा जी, ये कंटेनर आ गया जी। अब ये किस चीज़ से, एक ये प्लास्टिक, आपने एक नॉर्मल कंटेनर को उसके ऊपर ये अब जरा कलर्स और पेंट और करके और ये सारे फूल बूटे बनाकर और रस्सी वस्सी लगा दी है इसके ऊपर। रस्सी लगा दीजिए, बिल्कुल ऐसे। कमाल हो गया जी, ज़बरदस्त। देखिए ना, क्या बात है। वही मैं कह रही हूँ, सस्ते तरीके खुशी के ढूंढा करें। सस्ता ही होना चाहिए खुशी का तरीका, बिल्कुल। देखिए ना, आप हंसना, मुस्कुराना एक सबसे अच्छा। ये क्या है? यासीन लाहौर से स्पीकर की जो आवाज़ है वो इधर आ रही है। आपने जो मुझसे बात की, प्रोड्यूसर साहब थोड़ा सा जरा ये मैनेज कर लें ऑडियो जो है। अच्छा, यासीन साहब से भी बात कर लेते हैं, हमारे कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। वालेकुम सलाम जी। सर जी क्या हाल है, ठीक है? बिल्कुल ठीक जनाब। क्या सवाल करेंगे? डॉक्टर सादिया देखें कितनी कमाल चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें बनाकर लेकर आई हैं भाई। सर जी डॉक्टर से पूछेंगे, तो मेरे दोस्तों को शुगर का मसला, तो उसके बारे में शुगर के मसले में, स्ट्रेस शुगर का मसला है तो क्या करना है उनका? तो इंसुलिन भी रहती है, तो फिर भी उसके जिस्म में कमजोरी वगैरह रहती है। हाँ, तो ये तो माहिर नफ्सियात हैं, माहिर नफ्सियात और जो दूसरे एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं उसमें फ़र्क होता है। तो मेरी टीम से गुजारिश है कि ज़रा गुफ्तगू कर लें उनसे, ताकि इर्रेलेवेंट कॉज ना हो, लेकिन फिर भी आप अगर कोई मशवरा देना मेरा लाइफस्टाइल मेडिसिन ये एलोपैथिक की एक फॉर्म है। फिर हमारा गुफ्तगू इस टॉपिक से निकल के हम कहीं और चले जाएंगे कि ठीक है, अगर उनका का भी इलाज शुरू हो जाएगा यहाँ पे, पित्ते और शुगर का के बजाय। लेकिन ये है कि बिल्कुल ये हमारे उसमें ये मैं आपको बताऊं कि जो आपकी जहनी उलझने और तनाव होता है ना, ये आपकी जो बीमारियां होती हैं या उनके इलाज जो होते हैं उनमें बड़ा इफेक्ट डालता है। आपका इलाज अगर आपका सही नहीं हो रहा, आप दवाई ले रहे हैं और शुगर ठीक नहीं हो रही, तो मतलब है कि कुछ दिमाग में भी चल रहा है। तो दिमाग की तरफ आए। तो मैं यही कहूँगी कि सस्ता इलाज करें, हंसे मुस्कुराया करें, और खास तौर पे वो ख़वातीन हज़रात जो बाहर हंसते मुस्कुराते हैं, घरों में जाके ज़रा गमज़दा सी शक्ल बना लेते हैं, ज़रा तो आपने ऐसे कह दिया, डिस्काउंट दे दिया, वो प्लीज़ जो है ये सस्ता सा काम है। हंसा वो लग रहा है, अच्छे लोग होते हैं घर वाले भी, उन पे भी थोड़ा बिल्कुल सही किया करें तो ये शुगर वुगर भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये कोई पेंटिंग जो है ये भी जी एग्जैक्टली, ये भी असल एक्चुअली मैं ये सारा अपना स्क्रैप आर्ट ही लेके आई हूँ। ये पेंटिंग, बाकी तो पेंट्स हैं। ये जो हमारे हैंड बैग्स आते हैं, हैंड बैग्स आई मीन जो हमारी ग्रोसरी के बाद बैग्स आते हैं अक्सर, आज अब तो वो हो गए हमारे कपड़े वगैरह, ये उनसे लेके ना चीज़ें, तो ये मैंने उस तरह वो किया है। अच्छा, ये चीज़ मैं बता रही थी कि ये जो हमारे अंडे के कार्टन आते हैं, अंडे के कार्टन, हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा, हाँ वो तो बड़े, वो वाइट वाले नहीं, दूसरे, उससे मैंने एक अपना एक स्कल्पचर और टेक्सचर पेस्ट
फॉर्मुलेट की है, बड़ी अच्छी, मुझे बड़ी पसंद आई है। और मैं उसका भी अब जो सिखाती हूँ जिनको उनको, तो ये उससे जो है ना ऊपर ये वाली चीज़ें मैं अपने टेक्सचर पेस्ट के साथ ये काम क्या हम ये क्लोजअप्स में दिखा रहे हैं मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों? बस ठीक है। तो इसी तरह अच्छा, ये जो अंडे का डब्बा है ये भी दिखाइएगा। ये अंडे का डब्बा जो है ना, ये उससे पेस्ट बनी हुई है। ओके, ये अंडे का डब्बा नहीं है। अच्छा, इसमें अंडे नहीं रख सकते अब? आप अंडा पूरा आजकल तो इसी साइज के अंडे आ रहे हैं, वैसे रख सकते हैं आप जी, श्योर। अच्छा है ये। लेकिन फिर अंडे ये जो ऊपर जो आपने इसका सारा टेक्सचर बनाया है, एग्जैक्टली ये मैंने टेक्सचर पेस्ट बनाई है, उसी से वो बीच में ऐड करके और उससे जो पेस्ट जी, अच्छा, उससे ये तो इस पे तो अब कोई हीरे जवाहरात रखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल रखे जा सकते हैं, अगर आपके पास है। लेकिन अभी हम क्योंकि सस्ते तरीकों की खुश रहने की बात कर रहे हैं तो हम हीरे जवाहरात पे नहीं जाते। अच्छा जी, ये एक वॉल हैंगिंग है जो कि गत्ते के पीसों से जोड़ के बनाया गया। ये आइडिया, हाँ, ये मैंने वो जो हमारा बड़ा वेल नोन एक आइकिया है, वो उनका मैंने एक देखा प्रोग्राम कि वो जो है गत्ते को, ये जो हम उनके फर्नीचर लेते हैं एक्चुअली गत्ता ही होता है, प्रेशराइज्ड, उसमें उन्होंने वो किया हुआ होता है और एक वो बनाया हुआ होता है, एक वुड की फॉर्म में आ जाता है वो। उसी फॉर्मूला को लेके मैंने ये वाली चीज़ बनाई है। ये मतलब वैसे तो देखने में बहुत हैवी लग रही है, ये गत्ता है। अच्छा, दिखाया जुड़ा हुआ। और ये एक वॉल हैंगिंग की, ये भी जिसे कहते हैं ना, इस पे अभी तरक्याती काम जारी है। अच्छा, इस पे मजीद काम होगा जी, लेकिन अभी वो इसीलिए मैं इनको रॉ फॉर्म में लेके आई हूँ ताकि इसका आइडिया हो जाए। अगर मैं इसको पूरा बना दूंगी तो शायद कोई पहचाने भी ना कि ये स्क्रैप से बना। हाँ, है तो ये गत्ता ही है। वेरी गुड चीज़। तो इसलिए जो है मैंने बहुत आला। तो अब इसकी थेरेपी किस तरह होती है, ये भी ज़रा हमें समझाएं ना। अच्छा, ये मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि आर्ट थेरेपीज़ जो है ना वो ग्लोबली राइज हैं, होती हैं इस तरह। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में मैंने कुछ अर्से पहले हार्वर्ड से अपने ऑनलाइन कुछ कोर्सेज किए, तो उसमें मैंने देखा आर्ट थेरेपीज़, ये गोरे तो हमारे बहुत शौक से वो लेते हैं और ऐसा करके। तो मैं शुरू जब किया था ना, तो मैंने बच्चों के हवाले से ये शुरू किया था कि जस्ट कलरिंग और ये वाली थेरेपीज़ करने के बजाय बच्चों को इस तरह की कोई दें जिसमें पूरी की पूरी उनकी इन्वॉल्वमेंट हो और कोई अकम्पलिशमेंट फील हो। दूसरी एक और चीज़ कि हम वैसे बात तो करते हैं कि जापान को देख के बड़े खुश होते हैं कि बच्चे बड़े, उनके तो कोई जेनेटर्स वगैरह स्कूल में होते नहीं है, बड़ा वो सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन बस हम देख के ही खुश होते हैं ना। तो बच्चों को आप शुरू से सिखाएंगे कि ये चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। दूसरी चीज़ ये कि कौन सा जो स्क्रैप या जिस तरह प्लास्टिक है इतना डेंजरस है माहौल के लिए, और बच्चों को आप शुरू से ये सिखाएंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मेरी जो चीज़ है ये 3 एवेन्यूज़ में चली गई है। एक तो ये कि मैं बच्चों पे जो ये अब कर रही हूँ कि वो, और बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं उसके बजाय, तो बिल्कुल जाहिर है, के बजाय इसके कि वो कलरिंग उससे उसको इससे ज़्यादा थेरेपी का इफेक्ट कितना होता है, इस पर मैं बात करूँगा। हमारे साथ औरंगजेब साहब हैं भावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी औरंगजेब साहब, फरमाइए क्या कहेंगे। वो डॉक्टर साहबा से बात करनी थी जी। मैं उनके दरमियान मुतरजम का किरदार अदा कर रहा हूँ, आप सवाल कर सकते हैं, उनको आवाज़ आ रही है। थकावट जो है ना, कभी काम से ज्यादा थकावट जो है ना, सर में दर्द और कुछ भी अच्छा नहीं लगता और अजीब सी परेशानी सी लगी रहती और चिड़चिड़ापन सा हो जाती तबीयत, उसके बारे में बताइएगा जरा। तो चिड़चिड़ापन फिर आप किस पे उतारते हैं अपना? हाँ जी, किस पे उतारते हैं फिर चिड़चिड़ापन? फिर जो है ना कुछ वॉक कर लेता हूँ और कुछ रेस्ट करने से थोड़ी तबीयत बेहतर होती है, लेकिन ये रेगुलर सी अब हो गई है। रेस्ट कभी कभी नहीं भी करना पड़ता काम के दबाव की वजह से, तो फिर प्रॉब्लम बनती है। चिड़चिड़ापन है, थकावट है, अब कैसे ये आर्ट से इलाज करेंगे? अच्छा, हाँ, क्योंकि पर्टिकुलरली हम इसी की बात कर रहे हैं और वाकई ये इसी तरह कुछ तो एक दोनों ने बताया मैं वॉक करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, वॉक करना इज गुड, अच्छी बात है चिड़चिड़ापन हो। दूसरा जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ सस्ती थेरेपीज जिनमें लाफ्टर, हम वैसे मजाक समझते हैं, अभी तो टाइम कम है, वरना मैं यहाँ पे भी एक लाफ्टर सेशन 5 मिनट का करते हैं तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता। तो ये हाँ, बगैर किसी वजह के हंसा कीजिए। बिल्कुल, ये मैंने देखी है वो लाफ्टर थेरेपी। हाँ एग्जैक्टली। और ये वो वाली बात, मतलब इस तरह की नहीं, ये पूरी एक साइंटिफिकली प्रूवन बात है जो हार्वर्ड में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इसकी पूरी रिसर्चेज हुई हैं और ये बहुत काम करती है। ये एक बड़ा सादा और जिसे कहते हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए? अगर आर्ट थेरेपी हाँ ज़रूर करें, क्योंकि हर कोई ये समझता है कि मैं तो लाइन नहीं लगा सकता। अभी आप भी मुझे कह रहे थे कि नहीं स्ट्रेट लाइन, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है। ये आप शुरू करें, कुछ कलर्स वगैरह लेके रखें। हर किसी को ये लगता है कि वो नहीं ये कर सकता ना, तो आप एक दफ़ा शुरू करें, आपकी कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी ना। अच्छा, सबसे पहले ये कि पर्पज़ ऑफ लाइफ तो रखें ना। हर किसी स्ट्रेस तो हर किसी की ज़िंदगी में है और स्ट्रेस मेरा ख्याल है होना भी चाहिए, उसके बगैर हमारे काम नहीं होते, लेकिन उसको एक लेवल से ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए। तो उसके लिए यही है कि एक पर्पस ऑफ लाइफ ज़रूर रखें, अपने आप को फालतू या ट्रैश मत समझें। अपने जो आपकी वो है ना, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ्स, मेरा जो पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच का काम यही होता है, वो आपके स्ट्रेंथ्स फाइंड करता है
आप खुद भी कर सकते हैं वो, लेकिन आप करना चाहें तो वो स्ट्रेंथ फाइंड करें, उसे पॉलिश करें और उस पर काम करें। और वो कोई एक चीज़ नहीं हो सकती, आप लिख सकते हैं, आप जो है अपनी रोज़ाना की ब्लेसिंग्स को लिखा करें, आहिस्ता आहिस्ता आप वो करना शुरू कर देंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप आर्ट करना, वैसे आप समझते हैं नहीं, आप शुरू करेंगे, आप करना शुरू कर देंगे। और ये जो पर्टिकुलरली मैं ये चीज़ बताती हूँ ना, ये इसीलिए क्योंकि किस वजह से, जिस तरह मेरे पेशेंट्स हैं वो क्यों इस चीज़ को, उन्होंने मुझे अच्छा फीडबैक दिया वो आम आर्ट थेरेपी से ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे हमें जो अकम्पलिशमेंट या मीनिंग ऑफ लाइफ समझ आता है, वो आपको बड़ा एक सुकून फराहम करता है, वो चीज़ है। तो ये इस तरह किया जा सकता है। आर्ट थेरेपी करें जी, और उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी मुझे बड़ी पसंद आई, पर्पस ऑफ लाइफ। हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद है। हमें अल्लाह ताला ने जब भेजा है दुनिया में तो किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा करके भेजा है, यूं ही नहीं हमें भेज दिया गया है। तो अपने उस मकसद को ढूंढने, उस मकसद की तरफ सफ़र शुरू करें, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया, वक्त दिया आपने, बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इंसानियत से जो हमदर्दी है उसकी कोई सरहद नहीं होती। जोग्राफियाई सरहदें जो हैं वो हमें अलग तो करती हैं, लेकिन इंसानों के दिल जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। और इसकी मिसाल हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर देखते हैं कि जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में आफत आती है कोई, तो बहुत सारे ममालिक के लोग उस जगह की मदद के लिए, उस जगह के लोगों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करवाते हैं, और इनका नाम है जी टॉड शे। और पाकिस्तान में ये आकर रिहाइश पजीर हुए हैं, पाकिस्तान में आकर ये सोशल वर्क कर रहे हैं, ज़लज़ला हो या सैलाब हो, और पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत भी करते हैं, और पाकिस्तान के लिए गीत भी बड़े खूब गाते हैं। तो एक तो टॉड शे साहब हैं, और टॉड शे साहब के साथ उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो कि उनकी बेगम साहिबा हैं, फौजिया ताहिर साहिबा, जो कि उनके सारे कामों में उनकी मावनत कर रही हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी आपने थोड़ी सी जो एक आवाज़ सुनी थी ना, वो आवाज़ किसकी थी? वो थी मिस्टर मोहम्मद सुल्तान की, जो इनकी गोद में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अभी डूइंग? Good. How are you, sir? फर्स्ट ऑफ ऑल, उर्दू कितनी, हाउ मच उर्दू कैन यू स्पीक? थोड़ा थोड़ा चलेगा? यस, ओके। हाउ जबरदस्त, खूबसूरत, बेहतरीन, जबरदस्त, लजीज, मजेदार, मजेदार, मोहब्बत, वेरी इंपॉर्टेंट। प्यार, दिल, ये सारे तो अल्फाज समझ में। बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा। So tell me about your journey. How did you come to Pakistan, and how did you start living here and working here? Well, when the Zalzala happened in 2005, I came with a group of Pakistani American doctors. That same year, I had been to the tsunami in Sri Lanka, Hurricane Katrina. The day I got back from working at Hurricane Katrina, doing disaster logistics, the earthquake happened. So I contacted the Pakistan embassy. Literally, I had been 5 minutes in the door of my house from one disaster, and I heard about the Pakistan earthquake on the TV. So this was 2005. Yes, I called the Pakistan embassy, and they put me in touch with a group of Pakistani American doctors who needed a logistics person. So I joined that team. Okay. And I came here for 2 weeks, which end up now being almost 18 years. 18 years. Yeah. Oh, wow. Because there was truly a lot of need here, and I fell in love with the people, and worked a lot with the international community and the Pakistan Army and the Pakistan But from people that a musician to a social welfare activist. Yes. How did this transition happen? Well, on 9/11, I was in New York City to play a concert the next day for a bunch of record companies. I had a big manager, and we were working on my music. That morning of September 11th, I woke up to rehearse for the show the next day, but instead I saw the towers on fire. I went down there and I worked for a week, and that changed me forever. I started after that doing the humanitarian work and just using my music for the humanitarian cause, not for commercial, venture or making money or getting fame. Because after that, what I experienced on 9/11, it seemed like I wanted to go in that direction. That it fulfilled my heart to do something to help suffering people, and it just made me feel better. The music business is a tough business, and
in America can be a little shady. Yes. So I just preferred to go where my heart went, which is to help others. That's great. So that's what happened. वाह, तो आपकी इनसे मुलाकात कैसे हुई और अब आप क्या क्या काम कर रहे हैं मिलकर? हमारी भी इनसे मुलाकात बस किस्मत ने मिलाया। ये किस्मत था। जी किस्मत। या हमारा तो इस चीज़ पे यकीन है ना कि हमारा तो ये इस्लाम में है कि जोड़ियां तो अल्लाह ही बनाता है। तो इसी तरह जैसे ये आज शो में आए हैं, तो मैं रेडियो पाकिस्तान में जॉब करती थी, तो वहाँ भी ये इसी तरह शो में आए थे इंटरव्यू के लिए। तो मैं वहाँ पर टीम मेंबर थी इसी तरह क्रू की, तो इन्होंने वहीं पे देखा और वहीं पे बस इनको मैं पसंद आई, लेकिन हमने कोई कांटेक्ट वगैरह हमने वो नहीं किया था। तो लेकिन ये चले गए थे। फिर उसके तकरीबन जाने के बाद कोई 10 महीने के बाद मुझे एक मैसेज आता है जी आई एम टॉर्शे। मैंने कहा कौन टॉर्शे, आई डोंट नो। तो फिर इन्होंने जो है ना वो मुझे बताया कि मैं फ़लाँ पिछले साल इस महीने में आया था इंटरव्यू के लिए। तो इन्होंने फिर मुझे अपनी तस्वीर भेजी। मैंने कहा अच्छा अब मुझे याद आया, ये तो वही है। अच्छा मैंने कहा फिर आप क्या चाहते हैं अब? तो बस उन्होंने कहा आपको चाहते हैं। हाँ आपको चाहते हैं। तो बस फिर ये क्या कहते हैं डायरेक्ट इन्होंने मैरिज के लिए प्रपोज किया। आपको पता है जहाँ पे बेर होते हैं फिर पत्थर तो वहाँ पे मारते हैं ना लोग। तो फिर अब ये बेर और पत्थर मिलकर क्या क्या सोशल वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान में? तो सोशल वर्क ये कर रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने बताया कि माशाल्लाह से पाकिस्तान के साथ इनका दिल लगा हुआ है और इन्होंने सोच लिया कि यही मेरा घर है और मैंने यहाँ पर लोगों की हेल्प करनी है। तो इनके प्रोजेक्ट तो काफ़ी सारे हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट ऑर्फनेज है, हाउस ऑफ ब्लेसिंग के नाम से वो हम चला रहे हैं और हमारी 2 ब्रांचेज़ हैं और इंशाल्लाह हम एक रावलपिंडी में है और एक कराची में है। और हमारी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर कोने में बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत नीड है इस चीज़ की। और कितने ऑर्फन्स हैं जो कि आपके हमारे पास जो है वो रावलपिंडी में हमारे 28 ऑर्फन है हमारे पास और 5 विडोज़ हैं। अच्छा। और अब कराची में हमारे पास 15 ऑर्फन हैं और वहाँ पर 4 विडोज़ हैं। माशाल्लाह। और माशाल्लाह से ये प्रोजेक्ट हमने आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया था और 3 साल रावलपिंडी में चलाया, उसके बाद फिर 1 साल हो गया हमने कराची में भी बनाया। ज़बरदस्त। सो टॉड, हैव यू लेफ्ट योर म्यूजिक और यू Still playing. Still playing. I even play some Pakistani songs like Dil Dil Pakistan. Oh wow. So let's have a demonstration of that. और ये मोहम्मद सुल्तान साहब, you have to sing with us. Jaan Jaan Pakistan, Dil Dil Pakistan, Jaan Jaan Pakistan, Dil Dil Pakistan, Jaan Jaan Pakistan, Dil Dil Pakistan, Jaan Jaan Pakistan. He's tearing the microphone apart. It's okay. It's an inclusive program and we encourage children to be in the studio and be as active as possible. Because most of the TV channels, they have this kind of a problem when children are, roaming around here and there. So we consider them a part of this whole. Zabardast, Zabardast. ऐसा ही होना चाहिए. That's the Zabardast thing that we do. So, Todd, your organization is CDRS. What is CDRS and what are you doing these days? It's Comprehensive Disaster Response Services. I actually registered it not in America at first, but here right after the earthquake, with some help from some friends in the army, and been here ever since. We also later registered in U.S. as well to get funds from Pakistani American community mostly, and we do relief work. We've done big disaster relief work in all of the disasters that have hit Pakistan in the last 18 years, including the floods of last year, and COVID, and all these different disasters that have happened. IDP's crisis and SWAT and in North Waziristan, Banu. So we've done work in all these fields. We have the water projects, we have the House of Blessings for Widows and Orphans. We do a lot of logistics work. We build schools and houses. And we have an animal welfare program to save kuttas and billies. And reduce Kuttas and billies, yes. That is the most important word. And reduce the population of the unwanted kuttas and billies by way of the Islamically permissible TNVR, trap, neuter, vaccinate, release. So the surgery and the vaccination makes them safe from rabies and also not able to make more unwanted animals, so that we reduce the number and we reduce the diseases, dog bite cases. So it's really, it's about animals, but it's also about making the whole society healthier for the children. So how is Pakistan treating you? Like you told me that it's been 18 years now. Yeah. Pakistan. Other than her.
How is Pakistan treating you? Pakistan has treated me very, very nice and very wonderfully. In fact, I've gained over 50 kg just because of the wonderful khana, Mazadar khana here. There's so much amazing food, and people love to feed me. And how Pakistanis are, how hospitable they are. So it's been a great blessing for me to come to Pakistan. There's a lot of need here. It's an opportunity to serve humanity. The mountains are beautiful. It's a magical country. It has its problems like everywhere else, but it's a magical country. And people here, I've been all over the world, and people here who maybe haven't been around the world, they've only been here, and they might think that somewhere else's grass is greener, but actually they're in one of the most beautiful, amazing, diverse, and culturally significant countries in the world. And they can be proud of that. And that's why I like being here. But people don't look at you with suspicion. Why is this Gora over here? Why is he doing something? There was a time, especially after Raymond Davis thing. Yes. Yeah, people looked at me like maybe he's also one of those guys. But I think that over time, during that there was that period where it was a little bit of suspicion. But I think after 18 years, Tamga Isar Medal from Pakistan, all the work that I've been doing, and the fact that I have differentiated myself as not, I'm American, but I'm not with the U.S. government or any of their policies, and I have nothing to do with all that. I'm here to do humanitarian work and save people and help people who need help. So you are Americastani. Most important thing, sorry I cut you, and he got Pakistani ID card. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है पाकिस्तान ओरिजिन बिल्कुल कार्ड। तो कौन कौन से इदारों की तरफ से क्या क्या एजाज़ात से नवाजा गया है इनको? ये तो यही बताएंगे। टॉड मुशर्रफ के दौर में जब इन्होंने इंसानियत के लिए काम किया था, आपको पता है ज़लज़ले में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत बड़ा ज़लज़ला था वो, तो उस वक्त इनको जो है वो मुशर्रफ की तरफ से तमगा इसार मिला था, और माशाल्लाह से काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है इनको। बड़े बड़े जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं काफ़ी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, हर जगह अप्रिसिएशन मिलनी भी चाहिए, क्योंकि वही बात जो हम कर रहे थे। और इन्होंने इमरान खान फाउंडेशन के साथ भी काम किया है इन्होंने, वो जो इंसान का दिल होता है ना, वो जब इंसानों के लिए धड़कना शुरू हो जाए तो फिर इंसान उस शख्स की तारीफ करते ही हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका फौजिया। थैंक यू टॉड, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड फॉर वर्किंग फॉर पाकिस्तान। थैंक यू। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ फ़ैशन की, लेकिन फ़ैशन की बात हम कुछ अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ैशन म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, और ये फ़ैशन म्यूज़ियम बनाने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान के 3 मायनाज़ फ़ैशन आइकॉन्स हैं। नबीला इसमें शामिल हैं, फ़ीफ़ी हारून इसमें शामिल हैं, और फ़रीहा अल्ताफ़ इसमें शामिल हैं। ये सब लोग मिलकर पाकिस्तान का ये फ़ैशन म्यूज़ियम बना रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है जी फ़रीहा अल्ताफ़। पाकिस्तान की अदाकारा भी रही हैं, मॉडलिंग भी इन्होंने की है, डायरेक्शन भी इन्होंने की है, बहुत कुछ किया है, बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। फ़रीहा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रीहा जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो आइडिया ही है, जो फ़ैशन म्यूज़ियम का, बड़ा यूनिक सा आइडिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, तो थोड़ा सा अगर प्लीज़ इसको इलेबोरेट करें कि पाकिस्तान फ़ैशन म्यूज़ियम ये क्या है। तो दुनिया भर में जब आप जाते हैं और म्यूज़ियम्स को विज़िट करते हैं, कुछ म्यूज़ियम्स आर्ट के लिए होते हैं, कुछ नेचुरल हिस्ट्री होती है, कुछ होते हैं जो आपकी जो पूरी सकाफ़त है उसको प्रिजर्व करते हैं। जूतों तक के म्यूज़ियम होते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ शूज़ के म्यूज़ियम होते हैं। तो पाकिस्तान की जो जर्नी है वो 75 इयर्स की है, और अब इतने सालों के बाद हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के हम जाएं और
देख सकें कि जो हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री और जो फ़ैशन के जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने काम किए। मुझे खुद 38 इयर्स हो गए हैं फ़ैशन इंडस्ट्री में, यानी कि आधी लाइफ पाकिस्तान की है वो मैं भी गुजार चुकी हूँ। सो मुझे ये फ़ील हो रहा था कि एट दिस पॉइंट हमारे जो करियर है जिसमें मैं जहाँ मैं पहुँच गई हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, ना सिर्फ मेरी दूसरों की भी, कि हम इस चीज़ को प्रिजर्व करें, इसको शोकेस करें। बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं मेरे पास आते रहते हैं कि जी हमने किताबें अपनी लिखनी हैं, आप हमें अपने शोज़ दे दें, जो हमारा पहला शो था तस्वीरें दे दें। तो अगर एक जगह ऐसी हो जहाँ पे हम ये सब कुछ दिखा सकें, हमारी हेरिटेज दिखा सकें और ये वो डेस्टिनेशन बन जाए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे स्कूल्स हैं अब जहाँ पे वो जाके फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीखते हैं। तो एक जगह ऐसी हो जहाँ पे वो जाके देख सकें। फिर ये एग्ज़िबिशन एक तो परमानेंट होता है, फिर उसके बाद अलग अलग हर साल एग्ज़िबिशन्स लगते हैं जो कि थीमेटिक होते हैं, जो कि हम उसके साथ साथ करेंगे। एक एनुअल गाला होगा जिसका नाम म्यूज़ गाला होगा, जिस पे सारे डिज़ाइनर्स आएंगे, अपने सेलिब्रिटीज़ आएंगे जो कि शोकेस करेंगे वो एक थीम को, और वो देखेंगे और फिर वो भी ऐड होता जाएगा। तो म्यूज़ियम इतनी जल्दी बनेगा नहीं, उसको 1-2 साल तो मिनिमम लगेंगे बनाने में, बिकॉज़ ये काफ़ी एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा काम है इसमें, और इसमें अकेले इंसान नहीं काम कर सकता। आइडिया तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके साथ साथ मैंने अपने साथ एक बहुत हमारी पाकिस्तान की फेमस एडिटर रह चुकी हैं, BBC के लिए भी काम किया, उन्होंने काफ़ी काम किया शुरू में फ़ैशन के ऊपर। उनसे भी मैंने हेल्प ली है, पार्टनर किया उनके साथ, और फिर हमारी बहुत फेमस स्टाइलिस्ट हैं नबीला, उनके साथ भी। और फिर आगे एक पूरा एडवाइजरी बोर्ड बनेगा जो कि इसको देखेगा, और क्यूरेशन होती है, तो बहुत सारा काम होता है इसमें। बट फैशन म्यूज़ियम का होना बहुत ज़रूरी है, और ये मुल्क के लिए एक चीज़ होगी जो परमानेंट होगी, जो रह जाएगी, जो कि एक डेस्टिनेशन बन जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि देखिए, जो इस दौर के जो डिज़ाइनर्स हैं उनका काम तो आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, हर जगह पर जाकर लोग देख भी सकते हैं, लोगों को रोज़ाना वो कलेक्शंस जो आती रहती हैं उससे पता भी लगता है। लेकिन जो ज़रा पुराने वक्तों के डिज़ाइनर्स हैं उनका काम शायद उस तरह से अवेलेबल ना हो, तो आप कैसे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हर दौर का काम म्यूज़ियम में रखा हुआ हो, सबके लिए प्रिजर्व किया हुआ हो, लोग उसको आकर देख सकें? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छी बात की है। हमारे कुछ साल पहले, कुछ 15 साल पहले मैंने एक शो किया था अवार्ड्स, उसके अंदर उन्होंने मुझसे कहा था कि 50 साल हो गए कि तो हम इसको किस तरह शोकेस कर सकते हैं, स्टाइल को कैसे तो मैं ये कर चुकी हूँ मैंने, मगर वो एक दिन का था, और उसमें ये हुआ था कि मैंने फिर माहीन खान जो हमारी नायब डिज़ाइनर हैं बहुत सीनियर, उनसे कहा था कि आप क्यूरेट करें, और फिर फोटोग्राफी के लिए शमीर खोरो से मैंने कहा था कि आप क्यूरेट करें। तो वो हो गया था, और यकीन करें कि वो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स हो गया था, लेकिन वो परमानेंट नहीं था, वो एक दिन का था। और उसमें सैड बात यही थी कि बहुत कम लोग उसको देख सके। सो वो बिकॉज एक मरतबा हम कर चुके हैं, तो मुझे एक आइडिया है कि ये हो सकता है। सेकेंडली, आई थिंक जो आप बात, बहुत सही बात की आपने कि पुरानी चीज़ें हम कैसे लेके आएंगे। तो पुरानी चीज़ें लाने के लिए माहीन ने, बिकॉज़ माहीन ऑलमोस्ट आप समझें कि पाकिस्तान के साथ साथ ही जितनी उनकी उम्र है पाकिस्तान की उम्र से थोड़ी सी कम होगी, तो उन्होंने, उनकी जो जानने वाले थे, और बहुत सारे लोग हैं हमारे उस ज़माने में डिज़ाइनर्स होते नहीं थे। हमारे जो डिज़ाइनिंग फैशन डिज़ाइनर्स एक्चुअली स्टार्ट हुए वो ज़्यादातर 1980s से स्टार्ट हुए। उससे पहले आपकी बहुत सारी दुकानें होती थीं, सनाउल्लाह की साड़ियाँ होती थीं, लायला एक ब्रांड है जो बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर आप जाते थे, कपड़ा ख़रीदते थे, टेलर के पास जाते थे, लेकिन ये नहीं है कि डिज़ाइनिंग नहीं होती थी, स्टाइल नहीं होता था, बिकॉज़ आपने गरारे शरारों से स्टार्ट किया, फिर आप आगे बढ़े, आपने उसको आगे लेके चले 50s के अंदर जहाँ पे फ्रॉक्स होते थे, बड़ी शलवारें होती थी, फिर उसके बाद पट्टा दुपट्टा आ गया, और
स्ट्रेट कमीज़ें आ गई, तो बहुत फैशन में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान का फैशन बिल्कुल ही ना एग्जिस्ट करता हो, वो एग्जिस्ट करता था, स्टाइल था, ख़वातीन बहुत इसको सीरियसली लेती थी, हेयर स्टाइल्स को भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ऑब्वियसली जमा करनी पड़ेंगी, मगर ये नहीं है कि आपके पास वो सुच्चे गोटे के कपड़े नहीं पड़े होते जो आपकी दादी के थे या नानी के थे, लोग रखते हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए, और बेसिकली फ़ैशन में सिर्फ ये नहीं होता कि आप कपड़े दिखा रहे हैं, आपकी एक स्टोरी टेलिंग होती है, आपकी वो हिस्ट्री चल रही होती है, आपके वीडियोज़ के कमरे होते हैं जहाँ आप वीडियो में हिस्ट्री देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम साथ लेके आनी है और इसको करना इस तरह से। पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जगह ढूंढें, परमिशंस लें, फिर आप इसके आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। से 10 मैंने कहा ना, अभी इसको 2 साल लगेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपने कुछ देर पहले कहा था कि इसको ज़ाहिर बनने में वक्त लगेगा, कुछ गालिबन आपने कहा कि 2 साल लगेंगे तकरीबन इसको बनने में। अच्छा, अब इसके हवाले से कुछ ये तय पाया है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, क्या इसके स्ट्रक्चर वगैरह पर कोई काम शुरू हुआ है? नहीं, उस पर काम चल रहा है। देखें, ये चीज़ अगेन बहुत गलत बात होगी कि मैं सब कुछ एक साथ ही बता दूं, बिकॉज अभी हमारी बात चल रही है और जब तक हमारी चीज़ें फाइनलाइज कम्प्लीटली नहीं होती तो डेट बोलना, क्योंकि जो गाला है, जो इसका लॉन्च पैड है, वो तो हम विद इन 1 साल से कम के अंदर कर देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है बताती जाऊंगी, और इंशाल्लाह बस आप दुआ करें हमारे लिए, बिकॉज हम लोग एक मेहनत करने जा रहे हैं और काम करने जा रहे हैं जो कि हम समझते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, हमारी बिल्कुल दुआएं आपके साथ हैं, और हम अपडेट भी लेते रहेंगे आपसे, फीडबैक हर वक्त लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे कि आप फैशन म्यूज़ियम कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, जब हम बात करते हैं फ़ैशन की तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि आपको रिक्रिएट करनी पड़ेंगी, तो वो उसके हवाले से क्या आइडिया है आप लोगों का? बिल्कुल एक्चुअली फ़ैशन है ही ऐसा। फ़ैशन एक चीज़ है जो कि रहती नहीं है। फ़ैशन एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मगर वो डिज़ाइन और इन्फ्लुएंस बहुत करता है पूरी आपकी जो सोसाइटी है, आपके जो लिबास है, आपके जैसे आपने कहा जूते, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो आई थिंक रिपीट तो हमेशा होता रहता है फ़ैशन। आपने यही देखा होगा कि फ़ैशन रिपीट्स इटसेल्फ, और कई इंस्पिरेशन तो हमारी तो सखाफ़त और फ़ैशन बहुत पुराने हैं। हम तो अगर आप चले जाएं मोहनजोदारो पे, तो आपकी वो मोहनजोदारो गर्ल जिस तरह वो खड़ी हुई है, उसका जो हेयर स्टाइल है, जिससे उसने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, या मेहरगढ़ चले जाएं जो कि और भी पुराना है, उसमें जो हेयर स्टाइल्स हैं वो आप देखें तो कपड़े उस वक्त कम होते थे, क्योंकि कपड़ा उस वक्त बहुत एक्सपेंसिव होता था और उसकी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो लोग ज़्यादातर लेदर और जो खालें होती थी एनिमल्स की, उनके साथ ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कपड़ा तो बहुत बाद में आया, लेकिन ये कि हमारी सखाफ़त जो है वो इतनी पुरानी और इतनी रिच है। और फिर आपके जो पूरा मुग़ल इन्फ्लुएंस है, जो सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है जो आया पाकिस्तान के अंदर, उससे बहुत इन्फ्लुएंसेस आए हैं। तो वो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब वही चीज़ें आप देखें कि आजकल की दुनिया में शादी के कपड़े बन गए, तो वो कॉस्ट्यूम कहलाते हैं। अब तो हम उसको लेके चलते हैं, और जो एवोल्यूशन है उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। सही। और फाइनली मुझे ये भी बताइएगा कि कितना मुश्किल था इसके आइडिया को कंसीव करना, इस प्रोजेक्ट में जो शामिल आपके साथ लोग हैं उन सबको कन्विंस करना, और किस तरह सब लोग एक पेज पर आकर इकट्ठे हुए इस प्रोजेक्ट के लिए? इंस्टेंटली। और आप यकीन करें कि जहाँ पे भी हमने इसको थोड़ा बोल्ड तरीके से हमने इसको किया, बिकॉज फ़ैशन काफ़ी 4 साल से काफ़ी बैठा हुआ था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, फ़ैशन वीक्स ख़त्म हो गए थे, और कुछ थोड़ा एडिटोरियल कमज़ोर हो गया था क्योंकि मैगज़ीन्स नहीं हैं। तो उसकी वजह से एक किस्म का ना, एक कहते हैं ना इंजेक्शन जो लगाना पड़ता है किसी को, ताकि फिर से जाग जाएँ और क्रिएटिव हो जाएँ, बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक ये इतना ज़्यादा सपोर्ट हमें मिला, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला इस हवाले से कि इंस्टेंटली वो दोनों आ गए थे। और जिससे भी मैंने बात की है, जो भी डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, पेट्रन्स हैं, उन्होंने सब ने हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है बातों में। इंशाल्लाह बस दुआ करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अच्छा काम करने जा रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ हो जाते हैं, और ये तो है पाकिस्तान के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फरिया अल्ताफ़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इन्होंने इनिशिएट किया है, पाकिस्तान का फ़ैशन म्यूज़ियम। अब ज़रा फ़ैशन की बात करते हैं, फ़ैशन से ज़रा हटकर सियासत की बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सियासत है वो भी फ़ैशन में ही हो गई है आजकल तो। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटिशन पर समाअत शुरू हुई, तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जी नया कानून बन चुका है, उसके तहत सुओ मोटो केसेस के फैसलों के खिलाफ 60 दिन में अपीलें दायर की जा सकेगी। उसके लिए फ़ैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच तश्कील देना होगा। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने अदलिया के इंतज़ामी उमूर में मुदाखलत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस बात पर खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है, सबको दोबारा सोचना होगा। अब कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस नए कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील भी कर सकेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत के लिए बड़ा बेंच तश्कील देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या नज़रसानी कानून सादा अक्सरियत से बन सकता है या उसके लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है? क्या इस नए कानून के बाद सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात के मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर नया बेंच तश्कील देगा? इन तमाम सवालों के जवाब मालूम करते हैं नामवर माहिर कानून जनाब चौधरी एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने सर वक्त दिया। सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा आसान अल्फाज में हमें समझा दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर है ये कहता क्या है, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन है, हर आदमी अपनी तरफ से कुछ बात कर रहा है। आपने तो इसका इंट्रोडक्शन दिया है जिसका कि तुम तो खुद बड़े आईनी माहिर हो। सर देखिए, बहुत मरतबा स्क्रिप्ट पढ़कर ऐसे जाहिर करना पड़ता है, यू नीड टू साउंड इंटेलिजेंट एटलीस्ट। नहीं, तुमने तो बड़ी रवानी से और फैल बयानी। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, नहीं इसमें ये है कि ये जो कानून आया है इसके तहत जो इसका मकसद तो है वो तो बेशक बिल्कुल बजा है, और इसमें हमारी ये एक हमारा मुतालबा रहा है बहुत अरसे से कि ये जो सुओ मोटो केसेस होते हैं आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के तहत इनकी अपील नहीं होती और अपील होनी चाहिए। सही। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अपील इन्होंने उसमें मुहैया करने की एक मौका अपील का दिया है, यकीनन दिया है। सही। और ये दुरुस्त सोच है, लेकिन जो मसला इसमें आता है कि ये मेरे ख्याल में तो आईनी तरमीम के बगैर सिर्फ सादा कानून से जो अक्सरियत से पास किया जाए, सादा अक्सरियत उससे ये मकसद हासिल नहीं हो सकता। उसकी मैं आपको वजह बताऊं जी। ये सिर्फ नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन के तो फैसले नहीं है ना, जिनमें जो 184(3) में या सुओ मोटो के इख्तियारात में ये जो दिए गए फैसले, ये सुओ मोटो की जुरिस्डिक्शन में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं तो सैकड़ों, शायद मेरा ख्याल है हजारों नहीं अदालत के फैसले होंगे जो गुज़श्ता 50 साल में 1973 के आईन के तहत आए हैं। और ये जो फैसले हैं जी, ये इनमें सैकड़ों नहीं, हो सकता है हजार और हो सकता है लाखों अशखास और अफराद ऐसे हों जिनमें एक राइट, उनका राइट क्रिएट हो गया। सही। वो 184(3) के तहत 184(3) के तहत जो फैसले आते हैं, मिसाल के तौर पे कई फैसले तो हजार लोगों को उसका बेनिफिट हुआ होगा जी। अगर किसी आपने लैंड डेवलपर से उस जमीन लेके और कहा है कि जी पहले जो हिस्सेदार थे या जो मालिक थे इनकी खरीदो फरोख्त से पहले वो मालिक, उनकी मलकियत हम रिस्टोर करते हैं, बहाल करते हैं। हाँ। तो अब वो उनका जो राइट क्रिएट हो गया वो आइन के तहत हुआ है, उसको मेरी दानिश में आप आईनी तरमीम के बगैर नहीं ले सकते। वो राइट देखे ना, एक को अपील दे दिया, अपील का हक दे दिया जो हारा के, अब जो जीता है
उसके जो राइट्स, और रियासत के भी बहुत जगह ऐसे राइट्स होंगे जो क्रिएट हो गए, और अब पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, उसके तो वो तो बैठा सो रहा है, उसको क्या जरूरत है कुछ करने की? वो तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हक उसको कहा कि ये तुम्हारा हक है, ये जमीन तुम्हारा हक है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारा हक है। अब ये मुलाजमत पे तुम्हारा हक है और तुम मुलाजिम बदस्तूर रहते हो। सर्विस मैटर्स बहुत सारे इन्होंने 184 के 3 के तहत डिसाइड किए। सही। अब वो उसको 30 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, वो अपने मस्त बैठा है, उसको राइट मिला है, वो फौत हो गया है, वो राइट आगे पास ऑन हो गया है उसकी औलाद और वारसीन की तरह। तो सर जनरली तो ये होता है कि आगे के आने वाले फैसलों पर ये चीज लागू होती है, ये सब पीछे के लिए भी लागू हो जाएगी क्या? ये इस मामले में दावर साहब ने जो MNA हैं, उन्होंने एक मूव की तरमीम बिल में, इस बिल में जब ये पास हो रहा था तो उन्होंने हुकूमत ने जो ओरिजिनल बिल था, जो इब्तदान बिल था, उसमें नहीं थी रखी कि मौसर व माजी हो, लेकिन उनकी तरमीम के बाद वो हाउस में फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने मूव की और उन्होंने कहा कि ये मौसर व माजी होना चाहिए। सही। तो अब ये मौसर व माजी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है तो फिर तो नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को फायदे मिलने के फिर तो इम्कानात बहुत रोशन है। नहीं, ये अब मौसर व माजी एक आम कानून से आपने कह दिया कि जो हक आइन के तहत मिला हुआ है, आइनी ज्यूरिसडिक्शन के तहत, वो हम उसको रिवोक कर रहे हैं और मुस्तरद कर रहे हैं, तो ये बात जो है ये जरा इम्कानी नहीं लगती मुझे। अच्छा। क्योंकि वो ये इनको जो मौसर व माजी नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आइनी तरमीम कर दें तो फिर किया जा सकता। ठीक है। अच्छा, अगर चले आईनी तरमीम नहीं कर रहे तो मौसर बमाजी ना हुआ और नवाज शरीफ साहब को और तरीन साहब को इसका फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन फिर इस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि आगे इमरान खान साहब को नाअहल किया जाता है तो उनको फिर फ़ायदा मिल जाएगा इसका, दोनों सूरतों में ही। हाँ, उसको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा फिर फ़ायदा इमरान खान साहब को इस चीज़ का हो तो जाएगा। अच्छा, अगर इस वक्त की जो सूरत हाल है उसका अगर आप थोड़ा सा मुआयना करें तो आपको क्या लगता है कि क्या हम एक ऐसे वक्त की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें इमरान खान साहब की नाअहली हो या उनकी पार्टी पर पाबंदी लगे? देखिए, बज़ाहिर तो इमरान खान की PTI जो है उसका शिराजा बिखर गया जी। बज़ाहिर तो ये नजर आता है जिस तरह ये इन्होंने ये हुकूमत ने अंडर दी प्लान जो राना सनाउल्लाह प्लान है उसके तहत ये वुज़रा को और लीडर्स को मौका दिया कि आप ये प्रेस यहाँ इस गेट से निकालते हैं अडयाला जेल, अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जाना चाहते हैं या अडयाला जेल के पिछले दरवाजे से वापस जाना चाहते हैं। ऑप्शंस जी। हाँ, ऑप्शन। उन्होंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जो गया उसको उन्होंने रिहा किया रखा। अब शीरी मजारी नहीं करना चाहती थी, उसको 4 दफा रिहा किया, 5 दफा गिरफ्तार किया। तो वो भी तंग होगी इस मामले पे, क्या रिवॉल्विंग डोर इसको कहते हैं जी। ये सिचुएशन है। पर बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इन्होंने दिया है मौका अंडर द सनाउल्लाह प्लान, ये मौका दिया है उसको जो वुज़रा और लीडर्स है, तो ये जो 6-7 हज़ार वर्कर पकड़ा हुआ है जी, उस बेचारे का क्या कसूर है? हाँ। तो उसको ये मौका नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। और ये जो समझते हैं ना कि जी हमने ये वीडियो चला दी और वीडियो पे जिसकी तस्वीर आई उसको पकड़ लिया। वीडियो भाई साहब आपने आज तक आपने 3 ऑडियोज पेश किए पब्लिक में, 3 ऑडियो। एक ऑडियो आपने अरशद मलिक का पेश किया था मरियम बीबी ने, और वो जाली था। जाली इसलिए था मैं कहता हूँ क्योंकि मैंने कहा उसी दिन का कि ये अगर ये ऑडियो और वीडियो दुरुस्त है, जेन्युइन है, तो ये आज ही फाइल करेंगे अदालत में और मियां नवाज शरीफ की जमानत कराएंगे। वरना मियां नवाज याद है ये बात हुई थी। बिल्कुल, यस।
और मैं कहता रहा, इन्होंने आज तक किसी अदालत में पेश किया। अच्छा, दूसरा ऑडियो इन्होंने दिया, वो साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बताते हैं कि बात कर रहे हैं रजिस्ट्रार के साथ कि जाके फलां जज को ये पैगाम दो और इसको छोड़ दे। अब वो जो है वो ऑडियो तो एक टेलीविजन, आपके टेलीविजन के बैठे हुए एक्सपर्ट उन्हें 4 घंटे के अंदर वो दिखा दिया कि कहाँ से लेके काटा हुआ है वो जी, कहाँ से बिल्कुल जॉइंट। तीसरा ऑडियो अब आया है जो साकिब निसार के बेटे का वो FIA कहती है 4 जगह जोड़ा हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि आप अपने ये जो कोर कमांडर के घर के बाहर और वो या क्राउड है अंदर है वो दिखाएं, और जो आपका गुल्लू भट्ट है, गुल्लू भट्टों ने सारा काम किया। ये गुल्लू भट्ट का आप बीच में से निकाल दें वो काट के, ये इनको पूरी ओरिजिनल और मुकम्मल फीड देनी पड़ेगी मुल्ज़मान को, ताकि वो कह सकें कि जी ये उनमें से आप कट एंड पेस्ट वो नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने किया हुआ होगा कट एंड जॉइंट। फाइनली आखिरी चीज, नई पार्टी बन रही है सर, जहांगीर तरीन साहब, ओन चौधरी साहब, अलीम खान साहब, उसका कोई आपको लगता है कि कोई फायदा होगा? देखिए, उनका मुझे सोचता हूँ कि उनको किस वोट बैंक पे इन्हिसार करें। अब वोट बैंक को वोट भी होना चाहिए ना। वोट बैंक जिस पे वो इन्हिसार करेंगे वो तो PTI का या इमरान खान का होगा। अब वो इमरान खान का वोटर उसको छोड़ के जाता है कि नहीं, ये मैं नहीं समझता हूँ कि आसान बात है। तो इनके लिए ये दुश्वारी होगी कि इनका ना इधर वोट बैंक है ना उधर वोट बैंक है। जो नवाशी का वोट बैंक है वो कम हुआ है बहुत, और उसमें आपने मरियम का जलसा देखा है जो लिबर्टी चौक में, वो उसमें कोई जान भी नहीं थी और लोग भी कम थे। सर नोट बैंक तो है ना सर, वोट बैंक ना हो, नोट बैंक तो है। नोट बैंक तो नून के बाद बहुत है। सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी एतजाज अहसन साहब, सर आपने वक्त दिया हमें और वाकई बड़े अच्छे से हमेशा आप समझाते हैं हमारे लिए चीज़ों को बहुत आसान करके। थैंक यू सर। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ सेहत की बात करते हैं और कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए सिंध में एक बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। जिना हॉस्पिटल में एक साइबर नाइफ सिस्टम है। ये साइबर नाइफ सिस्टम क्या है और कैसे इलाज करता है ये कैंसर के मरीज़ों का? और एक बात और सबसे अहम वो ये कि जिना हॉस्पिटल में कराची में ये इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। अब ये साइबर नाइफ का सिस्टम है क्या, कैसे ये कैंसर के मरीज़ों का इलाज करता है, इस हवाले से जानते हैं। हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शिराज, बताइएगा जी ये साइबर नाइफ के बारे में ज़रा हमें। सिंध हुकूमत की जानिब से कैंसर के इलाज के लिए मॉडर्न तर्ज पर हॉस्पिटल का जो क़याम है वो कर दिया गया है, जहाँ जदीद तर्ज पर जो मशीनें हैं वो दरामद की गई हैं और यहाँ पर क्लेम ये किया जा रहा है कि शहरियों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है, जो कि प्राइवेट सेक्टर लाखों रुपए लेकर ये इलाज करता है। यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह मरीज़ों की जो इलाज है वो किया जा रहा है, यही जानने के लिए आज हम JPMC पहुँचे हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी आपको मज़ीद फराहम करते हैं। इस वक्त हम हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ आके ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं बल्कि किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में हम मौजूद हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन शाहिद मलिक भी ये दिखा सकते हैं कि एंट्रेंस के साथ ही एक इस्तकबालिया काउंटर है जहाँ पर मरीज़ों की जो रजिस्ट्रेशन है वो की जाती है। यहाँ पर आके पेशेंट्स अपनी एंट्री करा के आगे के प्रोसेस के लिए जो है वो जा सकते हैं। साथ ही साथ जो वेटिंग एरिया है वो भी बनाया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो अटेंडेंट्स हैं, उनको भी किसी भी किस्म की जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े। बहुत ही अच्छा और वसी वेटिंग एरिया जो है वो पेशेंट्स के लिए और अटेंडेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि वो यहाँ आराम से आ सकें, अपनी बारी का इंतज़ार कर सकें। और बड़ी तादाद में
अब भी हमें यहाँ पेशेंट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो OPD है वो भी हमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई दे रही है। बड़ी तादाद में जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अपने लिए इलाज का जो है वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आए। लेकिन जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो बेहतर है वो दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम में मौजूद हैं जहां पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो पेशेंट हैं उसकी मज़ीद किस तरह से ट्रीटमेंट होनी है इस हवाले से एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है जो कि प्लानिंग करता है और पेशेंट के इलाज के लिए जो तजावीज़ हैं वो बनाता है। इस वक्त हमारे साथ वजाद साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि आप यहाँ पर एज क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से प्लानिंग जो है वो की जाती है ताकि बेहतर इलाज की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया की जा सके। अच्छा, मैं यहाँ पर एज अ मेडिकल बेसिस जॉब कर रहा हूँ गुज़श्ता 5 सालों से। अगर मेरे काम की बात करते हैं तो जब पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हो जाता है और कंसल्टेंट्स आके कंटूरिंग वगैरह कर देते हैं जिससे मुराद के ट्यूमर ड्रॉ कर देते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट पर ले जाने से पहले प्लान बनाना पड़ता है। प्लानिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट के CT और MRI को फ्यूज़ करने के बाद उस पर क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को सेव करते हैं। हमारा गोल यही होता है कि हम लोग पेशेंट का सारा जो डोज है वो ट्यूमर को दे दें और सराउंडिंग में जितने भी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सेव कर लें। अच्छा, जैसे आपके पास ये स्क्रीन भी ऑन है तो ये आप किस तरह से इसको प्रोसेस करते हैं और ये क्या चीज़ें बता रही है जो इमेजेस हैं? अच्छा, इसके अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो ये रेड कलर की जो लाइन आ रही है, ये रेड कलर जो है ये सारा का सारा ट्यूमर पड़ा हुआ है हमारे पास। और इसके जो आप क्रिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो सराउंडिंग में ये सारे पड़े हुए हैं। ये ऑप्टिक कियाज़मा, ये ब्रेन स्टेम पड़ा हुआ है। बेसिकली मेरी जॉब यहाँ पर क्या होती है कि मैं सिस्टम को कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करता हूँ, सिस्टम उसके अगेंस्ट कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट शो करता है। फिर हमारे पास साइबरनाइफ के TG101 की रिपोर्ट है जिसके अंदर हम अपने जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम इसको कंसल्टेंट्स को दिखाने के बाद वेरीफाई करने के बाद मशीन पर डिलीवर कर देते हैं। बिल्कुल, साइबर नाइफ यूनिट का जो विज़िट है वो अब मुकम्मल हुआ जाता है और यहाँ पर जो हमने देखा वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं वो पेशेंट्स को फ़राहम की जा रही हैं। काबिल डॉक्टर्स यहाँ पर अपनी जो फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं जबकि पेशेंट्स भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ ट्रीटमेंट से हमें मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये तजावीज़ भी फ़राहम की जा रही हैं शहरियों की जानिब से कि इस तरह के हॉस्पिटल्स मुल्क भर में होने चाहिए ताकि शहरियों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिल सकें। जी, बहुत शुक्रिया शिराज। और वाकई बड़ी अहम बात है, अगर इस तरह के हॉस्पिटल्स पूरे मुल्क में होंगे तो बात बनेगी। एक जगह पर ज़ाहिर है एक काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है, कुछ ही लोग लेकिन उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कराची लेकिन बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लेकिन हमें पूरे मुल्क की तरफ भी बात करनी चाहिए और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरे मुल्क में होनी चाहिए। थैंक यू जी। शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे। अब मेडिकल के ही मामलात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत कॉमन मसला है लोगों का जिसे आप कहते हैं बदबूदार सांस या फिर बैड ब्रेथ। अब ये बैड ब्रेथ क्या है, कैसे होती है, कैसे इसका इलाज होगा, क्यों हो जाती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शीज़े हारून काजी जो कि डेंटल कंसल्टेंट हैं। बैड ब्रेथ के हवाले से बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? बिल्कुल गुड, हाउ आर यू? जी बिल्कुल ठीक। अब ज़रा हमें थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताएं कि ये बदबूदार सांस या बैड ब्रेथ क्या है और कैसे हो जाता है? ओके जी, बैड ब्रेथ के बहुत से रीजंस हो सकते हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव इट। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों के साथ। सो बैड ब्रेथ के प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके कोई ऐसा खाना जो आप खा रहे हैं लाइक गार्लिक, अनियंस या ऐसे, उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ होती है कई लोगों की कंसिस्टेंटली। दूसरा, अगर आपकी ओरल हाइजीन ख़राब है, आप दांत ब्रश नहीं कर रहे रेगुलरली, आपके दांतों में फूड पार्टिकल्स फंस रहे हैं, बैक्टीरिया है, उसकी वजह से भी हो सकती है। फिर सर्टन डिजीजेज जैसे अगर आपके पेट की डिजीज़ है, किडनी, लिवर, इसकी वजह से भी हो सकती है। फिर देन अगेन अगर आपका मुंह जिसे कहते हैं ड्राई माउथ, कई लोगों का होता है, जैसे कई लोग मुंह खोल के सोते हैं, फॉर एग्जांपल आपके रेस्पिरेटरी डिजीज है कोई, उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ हो सकती है। मुंह खोलकर सोने की वजह से, ये थोड़ा सा एलैबोरेशन चाहूँगा। अच्छा, हमारे फ़ोन लाइंस प्लीज़ ऑन हैं तो बहुत अच्छी बात है ताकि हमारे जो लोग बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जी, मुँह खोल कर सोने वाला फिनोमेना जो है उससे कैसे? आप जब मुँह खोल के सोते हैं तो आपका मुँह ड्राई होता है ना, एंड बेसिकली सलाइवा का फंक्शन या थूक का फंक्शन क्या है, आपके मुँह को वॉश आउट करना, सारा साफ रखना। जब वो ड्राई हो जाता है बैक्टीरिया की कॉलोनी ज़्यादा बनती हैं एंड देन आपके गैसेस रिलीज होती हैं सल्फर प्रोड्यूसिंग एंड दैट कॉजेज द बैड ब्रेथ इन योर माउथ। सही। अच्छा, यानी कि जो मेरा ख्याल था वो ये कि ये बेसिकली एक स्टमक इशू है और पेट के मसाइल होंगे। अगर आपका मैदा ख़राब होगा तो आपको बैड ब्रेथ होगा। नहीं, सबसे कॉमन रीज़न जो होता है वो यही होता है कि लोग दांत नहीं ब्रश कर रहे होते हैं एंड प्लाक अक्यूमुलेट हो रही होती है, बैक्टीरिया हो रहा होता है, फूड हो रहा होता है। सो यूजुअली इट्स दैट
पेट के इशू से भी हो सकता है, जैसे एसिड रिफ्लक्स होता है कई लोगों को, मैंने आपसे कहा काफ़ी सिस्टमिक डिजीजेस होती हैं जिनकी वजह से इवेंचुअली हो सकता है, बट कॉमन कॉज ज़्यादातर यही है कि पुअर ओरल हाइजीन। सही, जिसकी वजह से। अब ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है? एक तो जी ये तरीका है कि आप अपने दांत ब्रश करें दिन में 2 दफ़ा, एंड यानी सुबह में और रात में? जी, रात में तो बहुत ज़रूरी है। एंड देन हमारे यहाँ पे लोग रात में नहीं करते, सुबह में करते हैं। हाँ, सुबह कर लेते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई फिर एक मरतबा कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक मरतबा कर रहा है तो उसे रात में करना चाहिए? जी, बिल्कुल करना चाहिए, रात इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, सो आप 2 दफ़ा ब्रश करें। और फिर दूसरी बात ये, जनरली एक इंसान 30 to 40 सेकंड्स करता है दांत ब्रश। द रिकमेंडेड टाइम इज 2 मिनट्स। अच्छा, 2 मिनट तक 2 मिनट तक ब्रश करें। तो भाई घड़ी लगाएं अपने सामने, और फिर वॉशरूम में आपके एक होनी चाहिए। वो क्या, वो अक्सर तो आजकल लोग फोन लेकर बैठे हुए होते हैं ना वॉशरूम। जी जी जी, हाँ, तो टाइमर लगाएं, हाँ, बिल्कुल उस पे टाइमर लगाएं और दांत ब्रश करें। तो 2 मिनट होना चाहिए जी। एंड देन द अदर थिंग इज, कई लोगों के जैसे पॉकेट्स होती हैं, वो उसके लिए फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट फ्लॉसिंग। ज्यादातर लोग फ्लॉस नहीं करते। सो ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग इज इंपॉर्टेंट। बट अगर आपकी बैड ब्रेथ हो गई है, आप डेंटिस्ट के पास जाएं, पहले आइडेंटिफाई करें कि किस वजह से बैड ब्रेथ है। मे बी इट्स अ डेंटल रीजन, मे बी नहीं है वो डेंटल रीजन, कोई और रीजन है। सो एक डेंटिस्ट आपको बता सकता है कि क्यों हो रही है आपकी बैड। अच्छा, अब एक तो तरीका आपने बता दिया कि ब्रशिंग जो है वो ज़रूरी है ओरल हाइजीन की इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके अलावा फ्लॉसिंग, यूज ऑफ माउथ वॉश, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश आप कर सकते हैं यूज़। बट वही मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी नहीं जा रही इन मेजर्स की वजह से, मे बी आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। सो आपको फिर एक डेंटिस्ट के पास जाना होगा, और आपको वैसे भी डेंटिस्ट के पास कम से कम आफ्टर एवरी 6 months एक ओरल अपना चेकअप करा लेना चाहिए। अच्छा, माउथ वॉश क्या करता है? माउथ वॉश क्या हम टूथपेस्ट की रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, क्योंकि ये भी मैंने सुना कुछ लोगों से कि यार नहीं, माउथ वॉश आपके लाइक आई सेड, आप एक एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश यूज करें तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को थोड़ा सा रोकता है और आपके माउथ को क्लीन रखता है। बट यू कांट रिप्लेस इट फॉर टूथपेस्ट। ऑफ कोर्स टूथपेस्ट में फ्लोराइड होती है, फिर आप ब्रश के साथ उसको उसका जो एक्शन है ब्रशिंग का, दैट्स टोटली डिफरेंट देन यूजिंग। ये भी एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ पर, हम यूं इस तरह से कर रहे होते हैं, जबकि सर्कुलर होता है एट एंगल ऑफ 45। आप ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे रखें ताकि आपके गम्स को भी वहां से नीचे से सफाई थोड़ी सी। अच्छा, फिर जबान को के ऊपर भी कुछ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू से दैट, कि आपको ज्यादातर आपकी जो बैक्टीरिया कॉलोनीज होती है ना, वो जबान पे इम्बेड होती हैं। सो स्पेशली पोस्टीरियर जो आपका पीछे टंग का है, तो एक तो आपके ब्रश के पीछे देयर इज अ स्क्रैपर, मे बी यू सीन इट और नॉट, काफी ब्रशेस के पीछे होता है, अलग से भी टंग स्क्रैपर मिल जाता है। सो जबान साफ करना बहुत जरूरी है। जबान साफ करें, जबान वैसे भी साफ करना बड़ा जरूरी है। हमारे मुल्क में ये बड़ा मसला है, हमारी जबान बहुत सारे लोगों की हम देखते हैं वो साफ नहीं है। अच्छा, गजनफर साहब है हमारे साथ, एक कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी गजनफर साहब, फरमाइए क्या सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से? ये मेरे दांतों से जो है ना, ये पीला जो हो जाता है ना दांतों पे, ये नहीं जा रहा ना, मैं पानी यूज करता हूँ ना, कोई पीले हो जाते हैं। अच्छा, ओके, पीलाहट क्यों होती है? ओके, आप स्मोक करते हैं या कॉफी चाय बहुत पीते हैं? नहीं, स्मोक भी नहीं करता मैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन ये पेस्ट भी मुसलसल करता हूँ, लेकिन फिर भी महसूस होता है बिल्कुल फ्रेश वाइट नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, एक तो आपके पैदाइशी एक रंग होता है दांतों का, लाइक इट्स विद योर स्किन टोन, विद योर बोन कलर एंड एवरीथिंग। सो एक इनहेरेंट रंग होता है, उसको तो चेंज आप नहीं कर सकते। बट इफ़ यू वांट कि दांत सफ़ेद हो जाएं तो उसके लिए यू कैन गेट देम ब्लीच्ड, उनकी क्लीनिंग कराएं और उनकी ब्लीचिंग कराएं। तो ब्लीचिंग जो है, ये जैसे हम कहते हैं कि ब्लीच जो है वो नुकसानदेह होता है। नहीं, तो ये ब्लीचिंग, जेंटल ब्लीच इज नॉट। हाँ, अब आप रिपीटेडली मत कराएं ना, बस आप पहले एक दफ़ा करा के देखें, कम से कम 2-3 शेड लाइटर आपके दांत हो जाते हैं तो दैट्स अ सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट। बट अगर आपके ओरिजिनल दांतों का कलर ही ये है तो वो ब्लीचिंग इज नॉट गोइंग टू क्योर दैट। ठीक है गजनफर साहब, ब्लीचिंग जो है वो एक चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए बेहतर यही है कि आप किसी माहिर डेंटिस्ट के पास जाएं, उससे डिस्कस करें, उसको बताएं, तो फिर आपका जो है वो मसला उस तरीके से हल हो सकता है। अच्छा, बच्चों में जो दांत साफ करने की हैबिट है जी, वो डेवलप करना एक बड़ा मुश्किल मामला है। अच्छा, वो करते तो हैं, लेकिन उनके वो एंगल्स और जो हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन वगैरह, वो सारी चीज़ों में डेवलप होने में वक्त लगता है। वो ज़्यादातर तो बस वो मुंह में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने काफ़ी है। हाँ, लेकिन दैट्स गुड इनफ, उससे वो काम कर सकते हैं। मतलब इन द सेंस ये भी नहीं कि बस ऐसे मुंह के अंदर ब्रश रख के आ जाए, बट जितना वो कर रहे हैं इनकरेज देम। एंड वन की फैक्टर कि जितनी यंगर एज में आप वो आदत डालेंगे उतनी वो लाइफ लॉन्ग आदत रहेगी। अगर आप बच्चे को शुरू से आदत डालेंगे बिफोर बेड टाइम अपने दांत ब्रश करने, तो पूरी उम्र वो करेगा, दैट विल बी हैबिट फॉर हिम। बिकॉज ये कहते हैं ना, कोई चीज़ इंस्टिल करनी है तो बचपन से करें, तो वो ब्रशिंग का भी यही है। अगर आप नहीं ये इस चीज़ पे इंपॉर्टेंस देंगे, इनिशियली मदर्स तो असिस्ट करती हैं बच्चों को, तो वो उनको सिखाएं, बच्चे उसी तरह सीखेंगे जिस तरह माँ बता रही है। सही। मोहम्मद साबिर साहब है हमारे साथ, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब, मोहम्मद नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब।
वालेकुम अस्सलाम। उवैस भाई खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक जनाब, फरमाइए क्या सवाल करेंगे? उवैस भाई डॉक्टर साहब से सवाल ये पूछना था, मेरी 4 साल की बेटी है जी जी, तो उसके मुंह से स्मेल बहुत आती है। अच्छा, हम उसको 2 दफा ब्रश भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं और डेंटिस्ट को भी चेक करा लिया। डेंटिस्ट कहता है कि दांतों का मसला नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये प्रॉब्लम कहाँ से, क्या पेट का मसला होगा फिर तो मेरे ख्याल। पेट का मसला भी हो सकता है, या इनका गला खराब तो नहीं रहता, या इनको टॉन्सिलाइटिस या कोई नाक जैसे बंद हो, मुंह खोल के सोती हो, या ऐसे? गला तो नहीं खराब रहता, लेकिन हाँ पेट का है शायद प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो अमूमन रोती हैं तो अपना पेट पकड़ के दबा के रोती है थोड़ा। बस पकड़ लिया आपने भी ये मामला, तो फिर उनको पेट के डॉक्टर के पास लेकर जाएं। फिर किसी उस डॉक्टर के पास लेके जाएं। जब तक वो मसला सॉल्व नहीं होगा उनकी मुंह की स्मेल ऐसे नहीं जाएगी, अगर आप डेंटिस्ट को भी दिखा के आ चुके हैं। बिल्कुल, चलें जी, ज़बरदस्त, ये तो मसला हल हुआ। अच्छा, हम बात कर रहे थे टूथपेस्ट की बच्चों की। बड़ों के जो टूथपेस्ट्स हैं और जो बच्चों के टूथपेस्ट्स हैं, उनमें क्या कोई फ़र्क है या होना चाहिए? ऑफ कोर्स होता है बच्चों के लिए। देयर इज अ सर्टेन, आप देखें हर एक का, कोलगेट का आप देखें, सेंसोडाइन देखें, एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट, उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन फ़र्क होती हैं। ऑफ कोर्स जिस तरह दवाइयों में आप देखें, आप ऑगमेंटिन की कैप्सूल बच्चे को तो नहीं दे सकते, उसको तो एक अलग सिरप बनता है। इसी तरह टूथपेस्ट का भी यही है। सो इसलिए बच्चों की डेफिनेटली व्हेन यू यूजिंग अ टूथपेस्ट तो उनकी बच्चों वाली ही आप यूज़ करें। अच्छा, एक और तरीका होता है वो जो हम वो कहते हैं मंजन से दांत साफ करना, वो बड़ा इफेक्टिव होता है। आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड थिंग इफ यू डू इट। बहुत से लोग करते हैं आपके सारे, आई थिंक ये जो मदरसों में बच्चे करते हैं वो उसी से करते हैं, वो तो मिसवाक से करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वो जो काला मंजन जो होता है। अच्छा, नहीं वो भाई वो पुराने जमाने में हमारी दादियां नानियां वो इस्तेमाल किया जाता है। इट्स नॉट अ बैड थिंग। चारकोल आई थिंक चारकोल होता है मंजन जो आप बात और या नमक से कर रहे होते हैं। कंटेनिंग टूथपेस्ट भी निकल आई हैं, बिल्कुल, वो टूथ व्हाइटनिंग करती है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली, करना है। मिसवाक का तो जाहिर है वो हमारे रिलीजन में भी उसका इस्तेमाल बताया गया, वो बेसिकली उस वक्त का वो टूथब्रश कह लीजिए और उसकी बड़ी ताकीद की गई है, तो उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें अपने इस मुंह की ब्रेथ को चेंज कर, वो जो एक मैंने देखा है कि वो स्प्रेज आते हैं, वो क्या टेम्पररी सोल्यूशन। हाँ, वो क्या स्प्रे कर लिया, माउथ वॉश, आपका माउथ फ्रेशनर काइंड ऑफ हो गया, लेकिन इट्स नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। लेट्स से आपके मुंह में बहुत प्लाक एंड कैल्कुलस जमी हुई है, जब तक वो साफ नहीं होगी वापस वो बैड ब्रेथ आ जाएगी। या आपको कोई पेट की बीमारी है, कुछ भी है, इट विल कम बैक। सो दैट्स जस्ट अ टेम्पररी सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम के गम छू कर लें। हाँ, हेल्दी खाएं, ब्रशिंग करें, लाइक कैरेट्स एंड एप्पल्स इज़ अ वेरी गुड थिंग। उससे आपकी ज़्यादा सैलिवेशन होती है, जितनी सैलिवेशन होगी उतनी आपकी मुंह साफ रहेगा। और लेकिन यू सी, लाइक आई सेड, देयर आर मल्टीपल कॉजेज फॉर इट। जब तक आप कॉज नहीं डायग्नोज करोगे तब तक आपकी बैड ब्रेथ परमानेंटली नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीजय, थैंक यू, आपने वक्त दिया। और वाकई जी आपकी सांस जो है वो अहम होनी चाहिए। आप सांस तो वैसे ही ज़िंदगी में अहम है, सांस लेंगे तो ज़िंदगी है, लेकिन सांस जब लें तो ऐसी सांस लें कि लोग आपके करीब आते हुए झिझके ना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे कल। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।